आज हमारे मेहमान हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी साहब। उस समय हम भारत जोड़ने के लिए हमको पैदा हो गए। मैंने स्वयं पंडित नेहरू जी वो इतना समाजवाद से बहुत अधिक प्रभावित थे, बहुत बड़े नेता थे, उनका बड़ा योगदान भी है। आज भी विरोध हम देखते हैं कि संघ का या बीजेपी का बड़ा मुखर विरोध होता है, जबकि आज प्रचंड जीत में बीजेपी है। एक संघ का स्वयंसेवक, संघ का प्रचारक, देश का प्रधानमंत्री है और पॉपुलैरिटी में दुनिया में नंबर 1 है। अलग अलग प्रताड़ना किस तरीके की दी वहाँ पे जेलों में? तो कठिन सारा इमरजेंसी का जो कालखंड था, क्योंकि हम अखबार भी हमको मिलते नहीं थे ठीक से, हम लोगों के घर पे चिट्ठी पत्री में बड़ा मुश्किल होती थी। कि हमारे जो यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, है ना, वो ऐसा केवल वो लोग उठाते हैं जिनकी दूरदृष्टि नहीं है। बीजेपी ने उत्तराखंड बना दिया तो पहले जो मुख्यमंत्री बनाए गए स्वामी साहब, आप लोगों ने उनका विरोध किया, ऐसी कई खबरें हैं। मैंने कहा लो मैं प्रपोज करता हूँ। मैंने विधायकों के सामने खंडूरी जी का नाम प्रपोज किया है कि उत्तराखंड बीजेपी में कोश्यारी जी की इजाजत के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। अब वो ठीक है कि जरा उग्रवादी हैं, थोड़ा गर्म होके बोल देते हैं, भाई आप थोड़ा जैसे हमारे धामी जी हैं, कितना सौम्य शिष्ट होकर के सब लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, और इतने ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जो पुराने नेता लोग नहीं ले पा रहे। हाँ, कोई वीआईपी है, कोई वीआईपी माने वो बीजेपी का है, जरूरी है क्या? हो सकता है तुम बोल रहे तुम्हारे नेता होगा कोई। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। सूर्यदेव उत्तरायण हो चुके हैं, एक नई शुरुआत नए वर्ष में हो चुकी है। हम भी एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक पॉडकास्ट सीरीज शुरू हो रही है। हमारे खास मेहमान इस सीरीज का हिस्सा होंगे। आज हमारे मेहमान हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी साहब। गांव से कैसे उन्होंने पढ़ाई की, गांव से कैसे राजनीति की शुरुआत हुई, राजनीति जब उन्होंने शुरू की थी और राजनीति का जो स्तर आज है उसमें क्या क्या बदलाव हो चुके हैं, उत्तराखंड की राजनीति के बारे में कोश्यारी साहब क्या सोचते हैं, और तमाम ऐसे सवाल जो उत्तराखंड की राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं, उन सवालों का सीधा जवाब हम मांगेंगे भगत सिंह कोश्यारी जी से। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत ही हम आभारी हैं आपका। मैं जानना चाह रहा हूं सर, आपको पहाड़ का एक पुराने नेता के रूप में जाना जाता है, पुराने लोग आपको बाबूजी के नाम से संबोधित करते हैं। मैं जानना चाह रहा हूं सर, कैसे आपने अपनी स्कूली शिक्षा की, क्योंकि आज का जो उत्तराखंड है और आज से 50, 60, 70 साल पुराना जो उत्तराखंड है, मैं चाहता हूं कि आप उस दृश्य को जरा हमारे दर्शकों को बताएं, बीजेपी के और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी बताएं कि कैसे आपने उस कठिन दौर में पढ़ाई की, कैसे स्कूल जाते थे, कैसे आप वहां से लखनऊ तक पहुंचे, दिल्ली तक पहुंचे, संघ तक पहुंचे, मैं वो जानना चाहता हूं। देखिए, पहाड़ आज से 50 साल पहले, इवन 40 साल पहले, 70 साल की तो बात छोड़िए, पहाड़ में जैसे मैंने पढ़ा ऐसे ही उस जमाने के सभी लोगों ने जो पढ़ने वाले थे, ऐसे ही उन लोगों ने भी पढ़ा। उस जमाने में भी पहाड़ के अंदर हमारे जो गांव हैं, उन गांवों में कुछ परिवार ऐसे रहते थे जो सामान्य रूप से ठीक ठाक अपना गुजारा करते थे, गाय पालते, भैंस पालते, खेती करते। तो ये कोई ऐसा अनकॉमन नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं इधर डिफेंस कॉलोनी में रहता हूँ, तो मुझे यहाँ कोई रिटायर्ड वाइस एडमिरल मिल जाएगा, कोई लेफ्टिनेंट जनरल, कोई कर्नल। तो उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं, सर आप और हम लोग का ज़माना ही और था। बोले हम गांव से पढ़े, हम प्राइमरी स्कूल से पढ़े, सरकारी स्कूल से पढ़े, हमने हल भी जोता, हमने गाय भी चुगाई। तो ऐसे इस डिफेंस कॉलोनी में रिटायर्ड अफसर मुझे बहुत से मिल जाते हैं। तो वो समय ऐसा था कि आज की सुविधाएं उस समय नहीं थी।
देश नया नया आज़ाद हुआ था और आगे बढ़ रहा था। तो यानी देश आज़ाद 47 में हुआ और मैं 42 में जब क्रांति हो रही थी, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उस समय हम भारत जोड़ने के लिए हमको पैदा हो गए। तो इसलिए वो समय एक प्रकार का कठिन भी था और एक प्रकार से अच्छा भी था। अच्छा इस मायने में था कि तब इतनी सुख सुविधाओं की होड़ नहीं थी। यानी मैं जिस गांव में रहता हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ, तो हमारे दादाजी कहीं हल्द्वानी से आकर के नमक दे करके पीठ पे ले जाते थे, कुछ लोग यहाँ दुगड्डा से ले जाते थे, तो कुछ लोग रामनगर से ले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे हमारे पिताजी के समय में बागेश्वर तक उस जमाने में मतलब पिथौरागढ़ सड़क आ गई। तो मैं प्राइमरी में भी पैदल ही जाता था। गांव में था एक स्कूल, जूनियर हाई स्कूल में गया तो भी पैदल जाता था और वहीं किसी के घर में रहता था। तो बड़ा कठिन जीवन था। और मैंने तो जूनियर हाई स्कूल तक कभी जूता भी नहीं पहना, हम बिना जूता पहने जाते थे। तो कठिन दौर था, पर चूँकि मेरी भी इच्छा पढ़ने की होती थी और जो सामान्य रूप से उस समय जो गांव के कुछ लोग रहते थे, चूँकि मेरे चाचा जी स्वयं पटवारी थे पहले के ज़माने के, तो पिताजी की इच्छा थी बच्चा पढ़े, हाई स्कूल पास करे और फिर कहीं भर्ती हो जाए, कुछ हो जाए। तो कोशिश की उन्होंने। तो एक प्रकार से हम सबका जीवन एक सा ही रहता था। हाँ, मुझे पिताजी का इतना आशीर्वाद रहा कि वो हमारे जो स्कूल के मास्टर थे उनकी सेवा करते थे और मुझे उनके पास भेजते थे। तो मुझे सीखने का एक अतिरिक्त, ट्यूशन नहीं होता था लेकिन एक अतिरिक्त मुझे समय मिल जाता था। स्वाभाविक कि गाँव के अच्छे बच्चों में मेरा स्थान बन गया कि भाई मुझे पढ़ने का शौक़ पैदा हो गया। लेकिन तब कठिनाई है कि फिर हाई स्कूल हुआ, अपने हाथ से खाना बनाना, सब कुछ करना, पढ़ाई भी करना, उसका एक आनंद था। आपने एक अच्छी बात बोली कि यहाँ पे जितने भी बड़े अधिकारी मिलते हैं, रिटायर्ड अफसर मिलते हैं, वो बहुत ग्रामीण परिस्थितियों को देखते हुए बड़े हुए अफसर बने। कितना किलोमीटर आना जाना रहा आपका पैदल स्कूल में? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि हम देखते हैं आप आज भी खूब पैदल चलते हैं, गांव गांव, पहाड़ पहाड़, आप पैदल यात्राएं करते हुए नजर आते हैं। तो वो परिस्थितियां क्या आज मदद करती हैं? स्वभाव उसमें सौभाग्य से, क्योंकि मेरे पैदा होने के लगभग आसपास वहाँ प्राइमरी स्कूल खुला होगा आज़ादी के बाद। मेरे सामने में देखता था, गांव वाले श्रमदान से उस स्कूल को बनाते थे। आज भी स्कूल विद्यमान है, नया स्कूल दूसरा बन गया प्राइमरी। तो मुझे जहाँ तक प्राइमरी स्कूल का सवाल है, मेरे घर से कोई ज़्यादा दूर नहीं था। तो हाँ, बीच में जब नदी आ जाती थी, इसको हमारा गधेरा रोड़ा कहते हैं, अभी भी वो है, तो उसमें जब पानी ज़्यादा आ जाता था तो मेरे से जो वरिष्ठ साथी होते थे या फिर किसी दिन पिताजी या कोई बहन मेरी, वो हाथ पकड़ करके मुझे वो आगे नदी तैरा देते थे और फिर आगे चले जाते थे। तो आज भी वो स्थिति, रोड़े में तो वैसे हमने पुल बना दिया, अलग बात है। तो आज भी कुछ स्थानों पर तो परेशानियां हैं, लेकिन यह कि मैं जब जूनियर हाई स्कूल में गया तो वहाँ से चूँकि 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर था, तो बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी। बड़े जंगल थे, घनघोर जंगल, रास्ते में पानी तक नहीं मिलता था 4-5 किलोमीटर तक। तो ऐसे रास्ते में से होकर के हम लोग मिडिल स्कूल में जाते थे। वहाँ किसी के यहाँ डेरा हो गया, उन्हीं का खाना खा लिया, ऐसे करके हम लोगों ने मिडिल पास किया। फिर वहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर कपकोट हाई स्कूल था, वहाँ हम लोग शनिवार को घर आ गए, रविवार को शाम को वापस गए। और कपकोट में तो कभी कभी महीना 15 दिन बाद भी, पर हमारे खाने पीने का सामान हमारे पिताजी पहुँचाते थे, कोई पहुँचा के जाते थे। ऐसे हाई स्कूल तक प्राइवेट था, पढ़ते थे उस समय मास्टर लोग, टीचर लोग बड़े डेडिकेशन से पढ़ाते थे। तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने कभी डंडा नहीं खाया, और एक प्रकार से दुर्भाग्य भी कहूँगा, क्योंकि मेरे साथी बड़े लंबे तगड़े होते थे, बड़े होते थे, मुझसे बहुत छोटा था, वो बड़े से डंडे खाते थे। पता नहीं मैं डंडा खाता तो शायद अच्छा हो जाता, लेकिन अब मुझे वो मौका ही नहीं मिला। तो उस समय बहुत टीचर जो है बड़ी सख्ती से आते थे। तो सौभाग्य से मुझे पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक था, रुचि थी, तो पढ़ता गया। तो आपने टीचरों की बात करी, हालांकि मैं सीक्वेंस से थोड़ा सा अलग जा रहा हूँ। आपने कहा उस समय के टीचर अच्छा पढ़ाते थे, उस समय के टीचर, आज के टीचर्स के साथ कोई कंपैरिजन आप करेंगे तो
कुछ कंपैरिजन देखा आपने? देखिए आज क्या, आज टीचर्स को सुविधाएं भी ज्यादा मिलती है। तब लिमिटेड स्कूल्स थे, लिमिटेड टीचर्स थे, और वो टीचर्स सामान्य रूप से एक पूरे समर्पण भाव से काम करते थे। आज स्कूल बढ़ गए हैं, टीचर बढ़ गए हैं, आज भी ऐसे टीचर मिल जाएंगे जो उस समय के अध्यापकों की तरह से पढ़ाते हैं। मैं तो जब मिडिल स्कूल में गया तो बोर्डिंग था, उसी में दिन में क्लास लगते थे, रात को हम लोग सोते थे। तो मैं सोता था तो मास्टर साहब थे हमारे लक्ष्मी दत्त पंत जी, वो बहुत कठोर थे, तो सुबह 4 बजे उठाते थे, तो मैं भी 4 बजे उठ जाता था। तो एक दिन जब दूसरे तीसरे दिन उन्होंने देखा मैं 4 बजे उठ गया तो उन्होंने मुझे गोद में ले लिया और कहा नाती सो जा सो जा, तो क्योंकि मैं सबसे छोटा था तो वो जो प्रेम भाव था वो उस ज़माने में बहुत अधिक था। वो मैंने हाई स्कूल तक भी देखा, इंटरमीडिएट तक भी देखा। तो एक प्रकार सा अध्यापकों के अंदर उस समय लगाव का थोड़ा ज़्यादा होता था। लेकिन आज भी हैं अच्छे अध्यापक, ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं होते तो दुनिया कैसे चलती है। आज भी बहुत से अच्छे अध्यापक हैं, पर चूँकि बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं और उसमें क्या है, जो एक प्रकार का संगठन बनाना, फिर उस यूनियन बनाना, तो जहाँ से यूनियन बन गए तो वो यूनियन बच्चों को तो यूनाइट करते ही नहीं है, ठीक है, अपना कुछ तनख्वाह बढ़ाओ, छुट्टी कराओ, प्रमोशन करो। मुझे लगता है कि उसमें यूनियन ज़्यादा ध्यान देती है। वही समय का प्रवाह है। वापस आते हैं सर, आपके पढ़ाई का एक दौर वो था जब आप पहाड़ से निकलकर मैदानी क्षेत्र में गए। लखनऊ विश्वविद्यालय में आपकी? नहीं, मैं इलाहाबाद, अल्मोड़ा से पढ़ा मैंने। अल्मोड़ा में पढ़ा आप? तो वो अल्मोड़ा आगरा विश्वविद्यालय, उस समय के जो स्कूल थे, जो कॉलेजेस थे, हाँ। माने इवन अप टू 70, मैंने 64 में MA कर लिया था। हाँ। तो वो सारे के सारे कॉलेजेस, ये सब के सब पूरा पश्चिम में मेरठ से लेके पूरब में वहाँ देवरिया गोरखपुर तक, ये इलाहाबाद, लखनऊ, ऐसे इन 2-3 विश्वविद्यालयों को छोड़ दो तो सारे कॉलेजेस आगरा यूनिवर्सिटी से ही एफिलेटेड होते थे। बड़ी थी आगरा यूनिवर्सिटी, तो उसको एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी थी। नेचुरली नैनीताल भी एफिलेटिंग था, हमारा भी एफिलेटिंग कॉलेज था। वहाँ का कुछ बताइए, वहाँ कैसे पढ़ाई करी, वहाँ कैसे पहुँचे, क्या सब्जेक्ट में मिला? तो क्या था कि मुझे हाई स्कूल के बाद पिताजी को पढ़ाने की सामर्थ्य थी नहीं, तो संयोग ऐसे बने कि मैं फिर हमारे चाचा जी पटवारी थे तो उनके साथ जाके मैंने पिथौरागढ़ से इंटरमीडिएट पास किया। फिर चले गया पढ़ने, BA हुई, थोड़ा घर से सहायता, थोड़ा ट्यूशन से, थोड़ा वैसे, तो करते करते हम पहुँच गए। और कॉलेज में मैं जब BA द्वितीय वर्ष में था तो जनरल सेक्रेटरी पद के लिए लड़ गया। छात्र संघ में? छात्र संघ, मतलब राजनीतिक जीवन की शुरुआत अल्मोड़ा से हुई? छात्र संघ में जुड़ गया। तो चाहे घर में सुबह खाने को था या नहीं था, पर लोगों में इतना प्रेम था मेरे छात्रों में कि उन्होंने मुझे जनरल सेक्रेटरी बना दिया। तो फिर मेरा पूरा टीम अपने हिसाब से हमने आगे, फिर हमने सोचा आप कभी नहीं लड़ेंगे। तब तक मेरा RSS से संबंध आ गया था, विवेकानंद से संबंध था, अपने रामकृष्ण मिशन से संबंध था, तो मेरा अध्यापक हो गया। फिर बेसिकली जब मैं हाई स्कूल में था तभी जो उस समय जनसंघ के MLA थे, बहुत बड़े नेता थे 57 में, तो गोविंद सिंह जी के साथ मैं बहुत घूमता था। तो मैंने गांव-गांव घूमना अर्ली एज में भी सीख लिया था, और मैं किताब साथ रखता था, पढ़ लेता था। तो एक प्रकार से मेरा संबंध जो है वहाँ स्वाभाविक राजनीति से भी आ गया, छात्र राजनीति से भी आ गया, और संघ का स्वयंसेवक बन गया तो और दृष्टिकोण व्यापक होता गया। रामकृष्ण मिशन जाता था तो और दृढ़ होता गया। तो एक रास्ता मेरा ऐसा बन गया कि जिसमें स्वाभाविक रूप से भारत की संस्कृति, हमारी धर्म, हमारा आस्था और हमारा उज्ज्वल इतिहास, उसके बीच में हमारी कुछ कमियां, तो एक ध्यान में आया कि भाई समाज के लिए काम करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से फिर हम उस दिशा में आगे बढ़े। वो क्या कमियां आपने पकड़ी कि जिसने प्रेरित किया कि किसी और समाज के लिए कुछ और करना चाहिए? मतलब ये संघ की बात बता रहे हैं ना आप? नहीं, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि उस समय देश के अंदर माने स्वयं पंडित नेहरू जी
वो इतना समाजवाद से बहुत अधिक प्रभावित थे, बहुत बड़े नेता थे, उनका बड़ा योगदान भी है। लेकिन क्योंकि उस समय जब मैं सेक्रेटरी बना तो लोगों को विश्वास ही नहीं था, तब तक वहाँ कम्युनिस्ट ही जीतते रहते थे, SFI वाले जीतते रहते थे, उन्हीं का जमाना होता था। या तो समाजवादी पार्टी के यूनियन वाला, या कांग्रेस वाले, या कम्युनिस्ट वाले। कांग्रेस ही तो कम्युनिस्टों के ज़्यादा होते थे। तो हमको जो संघ का जो राष्ट्रवाद है वो हमको पसंद आया कि भाई हाँ, भारतीय संस्कृति होनी चाहिए, कला होना चाहिए। ये कम्युनिज्म जो है, तो तभी हमारी समझ में आ गया कि ये केवल एकांगी है, ये सर्वांगीण विकास नहीं चाहता, ये आपस में विद्वेष फैलाता है। और हमारा जो धर्म है, हमारा जो आस्था है, हमारा जो विश्वास है, वो सारे प्राणियों से लेकर के मनुष्य सब पर एकात्मता देखता है। मुझे लगा कि ये श्रेष्ठ काम है, और वास्तव में हमारा धर्म इतना ऊंचा है कि मैक्समुलर आदि कितने लोगों ने वेदों के भी अनुवाद किए, और कहाँ कहाँ से आकर के लोगों ने यहाँ सीखना शुरू किया। तो मुझे इस देश की जो हमारी एक अक्षुण्ण परंपरा है उस पर ज़्यादा विश्वास था। स्वाभाविक है कि हम बढ़ते गए आगे। जब विरोध बहुत होता था संघ का भी, हमारी विचारधारा का भी, तब तो सारे दुनिया में ये चलता था कि बस या तो अमेरिका है या रूस है, तो या कैपिटलिज्म है या अपना कम्युनिज्म है। तो उसके बीच में भारत की आध्यात्मिकता, भारतीयता, ये सब थोड़ा लोगों को पसती नहीं थी। पर हमने प्रयास किया, लोगों के घर घर गए, मिले, चर्चा की, बातें की लोगों ने। तो उस समय का कुछ विरोध के कुछ उदाहरण होंगे आपके पास, क्योंकि आज भी विरोध हम देखते हैं कि संघ का या बीजेपी का बड़ा मुखर विरोध होता है, जबकि आज प्रचंड जीत में बीजेपी है सब जगह, मतलब पैन इंडिया पार्टी बन गई है। मतलब उस समय तो शुरुआत हुई होगी, तो कितना विरोध हुआ, कुछ उदाहरण अगर आप बताएं। नहीं, अब वो उदाहरण ऐसे हैं कि मेरे ख्याल से उन कड़वे प्रसंगों को न बोलना ज़्यादा अच्छा है। जैसा जैसा वो बोलते थे, अगर वो मैं आपको सामने बोलूँगा तो क्योंकि वैसा बोलना ही नहीं चाहिए था, ऐसी ऐसी बातें लोग बोलते थे। लेकिन कुछ बता दीजिए, कुछ मतलब हमको पता चलेगा इतिहास क्या था उत्तराखंड का, कैसे। ऐसा है कि हम लोग शाखा में जाते तो वहाँ वो शीशे फेंक देते थे, और हम लोग जब अपना शाखा में जाते नगर पहन के नारे लगाते संगमति पर, ऐसी कुछ बहुत चीज़ें हैं, ढंग ऐसी कुछ चीज़ें बोलते थे। लेकिन हम लोग तो जब गांव में भी जाते थे कहीं पर, तो इतने कट्टर कांग्रेसी थे कि गांव में रहने को जगह नहीं देते थे। तो वो एक ऐसा समय था, देश काल था, इसलिए उसको क्या याद कर रहा, उसको बोलना ज़्यादा अच्छा है। अब क्योंकि भगवान की दया से सारे विश्व में मोदी जी के एक आह्वान पर जो है सारा विश्व योग दिवस मनाता है, लोग योग करते हैं, हर धर्म के लोग, हर संप्रदाय के लोग। आज भारत की विवेकानंद जी के 1893 के शिकागो के भाषण के बाद सारा विश्व को लगता है कि भारत का ज्ञान श्रेष्ठ है। तो आज तो उस और लोगों को एक बार फिर से रुझान बढ़ा है, हम एक नई स्थिति में हैं। तो जब से मोदी जी आ गई तो उन्होंने हमारे भारतीयता का, भारतीय संस्कृति का, और आज आम लोग पहले डरते थे, जिनको लगता था कि नहीं पश्चिमी सब कुछ ठीक है, अब आज बुद्धिजीवी को भी लगता है कि भाई नहीं, अपना श्रेष्ठ देश है, अपने यहाँ भी अच्छा काम हुआ, यहाँ भी लोगों ने संघर्ष किया है, और अध्यात्म के क्षेत्र हम इतने आगे थे, विज्ञान में आगे थे। इसलिए आज एक प्रकार से जो इतिहास गलत पढ़ाया गया, अब उसका शुद्धिकरण हो रहा है कि भाई नहीं, जो सही इतिहास है सामने लाओ। तो आज लोगों में स्वीकार्यता बढ़ गई, देश में भी स्वीकार्यता बढ़ गई है। तो आज अगर एक संघ का स्वयंसेवक, संघ का प्रचारक, देश का प्रधानमंत्री है और पॉपुलैरिटी में दुनिया में नंबर 1 है, तो इसका अर्थ यह है कि जिस थ्योरी को लेकर के विवेकानंद चले, हमारे दयानंद जी चले, और लोग चले, और उस थ्योरी को लेकर संघ के डॉक्टर हेडगेवार चले, तो आज उस थ्योरी को, उस विचारधारा को दुनिया के लोग सोचते हैं कि हाँ इसमें बल है, और इसीलिए लोग, हमारा देश दुनिया में सम्मान बढ़ा है। अच्छा, जब इमरजेंसी के आसपास की बात बता रहे हैं आप, ये या उससे पहले का? पहले की बात है, ये पहले की बात है। अच्छा, जब बाबूजी, जब आपने पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन करा यूनिवर्सिटी से, तो नौकरी, रोजगार, वो भी एक संकट रहा होगा। माँ पिताजी ने भी सोचा होगा कि अब बेटा नौकरी करेगा कहीं, तो वो कैसे थे शुरुआती दिन, क्या किया आपने? बेसिकली जब हमारा संबंध रामकृष्ण मिशन से आ गया, संघ से आ गया, तो सरकारी नौकरी नहीं करना। वैसे तो मेरे गांव के जो बुढ़े थे मुझसे कहते थे, बुजुर्ग लोग, कि यार नाती तुम तो बचपन से कहते थे समाज सेवा करूँगा, तो तुम 7वीं 5वीं पढ़ते थे, तो कहीं ना कोई वो बीज होगा अंदर से। तो स्वाभाविक कि हमने
सरकारी नौकरी न करने का पहले ही संकल्प ले लिया था। लेकिन चूंकि थोड़ा पारिवारिक परिस्थितियाँ थी तो 2-4 साल कहीं और पढ़ाना था, तो नौकरी लगते ही उस वक्त एम ए करते ही मैंने अंग्रेजी से एम ए किया था। तब बहुत कम लोग हमें अंग्रेजी से होते थे। तो मुझे एटा में एक जगह मिल गई, नौकरी मिल गई। पर मैंने देखा कि प्राइवेट नौकरी भी नौकरी है, तो मैंने फिर उसको वहाँ से छोड़ दिया और ये विद्या भारती, शिशु मंदिर और इनके माध्यम से अपना पहले एटा कासगंज में, फिर पहाड़ में पिथौरागढ़, लोहागढ़ आदि जगहों पर उस काम को आगे बढ़ाया। और उस माध्यम से हमारे पूरे उत्तराखंड में तो लगभग सब जगह हमारे जो शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, बड़ा योगदान रहा है। मेरे जैसे अनेक साथी लोग हमारे नौकरी छोड़ करके इस काम में लग गए। इमरजेंसी की भी कई सारे किस्से हैं आपके, इमरजेंसी के दौरान के, वो कुछ बताएं आप, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि उस समय के जो कष्ट थे वो इमरजेंसी के समय जो है एक किस्म से जो तत्कालीन शासक लोग थे वो शायद मैं कह सकता हूँ कि लगता था कि अंधे हो गए हैं। और हमको जब बंद किया गया तो चार्जेस लगाए कि ये तो धारचूला में जो है रेल की पटरी उखाड़ रहे थे। तो ऐसे ऐसे जो भी उस पर से बना आया, बंद करना था, बंद कर देते। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ बंद हुए। मुझे सौभाग्य है कि जब मैं, सौभाग्य तो नहीं, पर प्रसंग एक संयोग है, जब मुझे रिमांड पुलिस मांगने गई तो उस समय मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ था नहीं, उसमें वो लोहाघाट में कोर्ट ले रहे थे। तो वो मुझे जानते थे, तो उन्होंने पुलिस को कह दिया नहीं, मैं इसको रिमांड नहीं दूंगा, ये तो अच्छा आदमी है। तो इमरजेंसी केस लगी थी और एक जुडिशल मजिस्ट्रेट इस प्रकार का डिसीजन है, तो हमको ला करके 100 किलोमीटर दूर एक एसटीएम क्या ले गए। तब जो एसटीएम तो जो शासन कहेगा उसको करेगा, जुडिशरी तो थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट होती है। तो जाकर उन्हें रिमांड दिया, अल्मोड़ा जेल आए। हमको ज़्यादा खतरनाक समझा गया तो बरेली भेज दिया गया, फिर ज़्यादा खतरनाक समझा गया तो फतेहगढ़ भेज दिया गया। तो कठिन सारा इमरजेंसी का जो कालखंड था, क्योंकि हम अखबार भी हमको मिलते नहीं थे ठीक से, हम लोगों के घर की चिट्ठी पत्री में बड़ा मुश्किल होती थी। और कठिन जीवन था उसमें लोगों का बड़ा, जेल के अंदर भी। पर हमारे साथ सुविधा क्या थी संघ की, चूँकि हम सब स्वयंसेवक लोग थे और दूसरी पार्टी के भी लोग थे, तो वो भी हमारे साथ आकर के प्रवचनों में, भाषणों में अलग अलग विषय। प्रताड़ना किस तरीके की थी वहाँ पे जेलों में? जेल में तो प्रताड़ना शुरू में तो उन लोगों ने भोजन भी कीड़े भेदे मिले देना है ना, और कोई मिलने नहीं देना। अब मेरे अल्मोड़े में जब था 2 महीने बाद मेरा छोटा भाई मुझसे मिलने आया, उसी साल उसने हमें क्या था, मेरा फर्ज संभाल रहा था, उससे उन्हें मिलने की अनुमति नहीं थी। संयोग ऐसा था कि वो बाहर दरवाजे पर मुझे मिलने आया, शायद मौका मिल जाए करके। मैं जेलर से मिलने गया था तो उसने कहा मुझे तो मिलने ही नहीं दे रहे हैं, वहाँ परमिशन ही नहीं दी है मुझे। तो आप कल्पना करो कि उसमें आदमी के आंसू आए होंगे, कुछ इतना कष्ट हुआ होगा। तो बहुत जगह तो लोगों के नाखूनी नोच दिए गए, डंडे मार दिए, बहुत बुरी हालत लोगों की, लोगों अधिकारियों की। कभी मन में शादी वादी की बात, परिवार की बात, मतलब ये पहले से तय कर लिया था कि सरकारी नौकरी नहीं करनी है, शादी नहीं करनी है, तो घर वालों ने कभी दबाव नहीं डाला? क्योंकि आज भी जो है वो ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज में इस तरीके की बातें होती हैं, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, परिवार बढ़ाना है। मेरे पिताजी बहुत उदार विचारों के थे और उन्होंने मुझे जिंदगी में एक बार कहा शादी कर लेते तो ठीक था। उनको विश्वास था कि मैं कोई गलत काम करूँगा नहीं, शादी नहीं की। एक आध बार माताजी ने आग्रह किया होगा, पर क्योंकि मेरे एक छोटे भाई घर में रह गए मेरे पढ़ाई करने के कारण से, वो 5 के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, तो स्वाभाविक है उसकी शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया। तो इसलिए मेरा मन पहले से भी नहीं था, जैसे तैसे अपना, ये तो मैं नहीं कह सकता कि कहीं कहूँ वासना जगी न हो मेरे अंदर, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये था कि साधु संतों का, संसार संघ का साथ, उसके नाते से अपने को नियंत्रण करने में जो है समर्थ हो पाए, और इस नाते से, और शादी न करना ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि भाई हम सन्मार्ग पर चल रहे हैं, तो उस सन्मार्ग पर चलने की मैंने जीवन भर कोशिश की और अब भी कर रहा हूँ।
उस समय के जो संघ के कार्यकर्ता थे, स्वयंसेवक थे, और आज के जो संघ के स्वयंसेवक हैं, उनकी लाइफ स्टाइल में आपको कुछ अंतर दिखाई देता है? मतलब आज तो बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, महंगी घड़ियां पहनते हैं, और उस समय का जो आर्थिक कष्ट था, शारीरिक कष्ट था, वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो आप कुछ देखते हैं कुछ अंतर? कुछ चीजें ऐसी होती हैं, वो समय के हिसाब से बदलती रहती हैं। जैसे मौसम बदलता है, ऐसे ही समय के हिसाब से देश, दुनिया, इतिहास में पूरा कुछ न कुछ चीज़ें बदलती रहते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्थायी रहते हैं। तो स्थायी रहते हैं संस्कार, और इसलिए जो संस्कार हमको तब संग में मिलते थे, आज वही संस्कार आज भी वही लोगों को मिलते हैं। और स्वाभाविक है कि अब नए परिवेश में नया कार्यकर्ता है। अब इसका इंटरनेट का ज़माना आ गया है, हर घर में, हर हाथ में आपको मोबाइल दिखेगा, गाड़ी दिखेगी। तो गाड़ी लेना कोई ये अपराध नहीं है, पर गाड़ी शान शौकत के लिए लेना ये थोड़ा संसार के योग्य नहीं होता है। तो इसलिए आज अगर सुख सुविधाएं हैं तो उसका लेकर के कार्य के एक्सपेंशन में फ़ायदा मिलता है, अच्छा होता है, उससे और एक्सपीरियंस हो जाते हैं। इसलिए आज जगह जगह गांव में हमारी अप्रोच हो गई है। एक सवाल मैं मिस कर गया कि जब आप इमरजेंसी में जेल भेजे गए तो कुछ कांच खिलाया गया आपको, कुछ इस तरीके की भी खबरें आती हैं। और वो खिचड़ी खाने वाली जो कहानी है वो मुझे बताया कई लोगों ने कि वो इसीलिए शायद। नहीं, मेरा पेट पहले से भी थोड़ा खराब था, लेकिन यह कि क्योंकि वहाँ खाना ही इतना जल्दी मिलता था, स्वाभाविक है। बल्कि मैं तो जब जेल फतेहगढ़ में था तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। तो हमारे गजेंद्र नैथानी जी थे, उस संघ के प्रचारक थे, तो सबका खाना इकट्ठा करके खुद ही जेल वालों से हमने कहा हम अपने आप बनाएंगे। तो सबकी चिंता करते थे। हमको जो दूध मिलता था, क्लास डी वाला हम लोगों को मिलता था, सबका दूध इकट्ठा करके मेरे लिए मट्ठा बनाते थे। मेरे ख्याल से उससे मेरी जान बचने में बहुत सहायता हुई, क्योंकि जो मेडिकल एलोपैथिक था वो लाभ नहीं दे रहा था मुझे। तो अल्टीमेटली वहाँ बड़ी हम लोगों में एकता बहुत थी, एक दूसरे में कार्यकर्ताओं के एक दूसरे की चिंता करना। तो वो प्रताड़ना के कारण हुआ था, पेट की समस्या? या पेट तो मेरा पहले से वो था, लेकिन यह है कि भाई वो प्रताड़ना तो अनेक प्रकार से। पर हम लोग जब बाद में सब एक बड़ी संख्या हो गई, तो जितने जो जेलर होते थे या जितने अधीक्षक होते थे, उन लोगों को भी लगता था कि भाई ये सब तो अच्छे लोग हैं। तो स्वाभाविक रूप से उनके व्यवहार में भी फर्क आ गया। लेकिन शुरू में लोगों को डंडे भी लगाए, लोगों को फना भी किया, साधन नहीं दिए, तो हम लोगों को मिलने ही नहीं दिया जाता, बड़ी मुश्किल से मिलने के लिए आते थे लोग। तो इसलिए इस प्रकार की बाकी और ऐसा कोई थोड़ी कि हम गुंडी बदमाश थे और उसके कारण से, वो भी तो मनुष्य थे, जेल के अधीक्षक अधिकारी भी। अच्छा, कैसे फिर बीजेपी का विस्तार कैसे हुआ? बीजेपी कैसे पहाड़ों में अपनी पैठ बना पाई? क्योंकि हम ये देखते हैं कि 90s में जब राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, उस समय से उत्तराखंड में बीजेपी इस हद तक लोगों के मन में बस गई कि अभी तक भी बीजेपी को लोग खुले रूप से समर्थन देते आ रहे हैं। वो कितनी कैसी परिस्थितियों में बीजेपी को घर पहाड़ का व्यक्ति, उत्तराखंड का व्यक्ति, संभवतः हिमाचल का भी, ये मूलतः राष्ट्रवादी है। और विशेष करके उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, इसके कारण से घर घर में लोगों के अंदर जो एक प्रकार का विस्तृत जानकारी रहना, आप अनपढ़ हैं लेकिन घर का आपके कोई गांव का सिपाही घर आ गया तो 8-10 लोग बैठ कर उसको सुन रहे हैं, तो उनसे फिर उनको ज्ञान होता, बात करता है, एक प्रकार का राष्ट्रीयता का भाव। और इसीलिए पंडित गोविंद पंत जैसे और ऐसे लोग, हेमचंद्र तो बात के हैं, तो ऐसे कितने लोग, बोला आप ध्यान, तो ऐसे लोग वहाँ पूरा जागृति पहाड़ में पहले से थी। लेकिन तब क्योंकि कांग्रेस का दबदबा था, तो इसीलिए वो लोग उनके जो, जिनको हम आजकल अर्बन नक्सलाइट के नाम देते हैं, तो ऐसे लोग उस जमाने में बहुत थे, है ना। कांग्रेस के नेता बहुत से लोग अच्छे थे, बहुत से एमएलए भी सामान्य जीवन व्यतीत करते, आज की तरह से नहीं थे, लेकिन वो संघ का विरोध करते थे, क्योंकि पंडित जी नेहरू जी संघ का विरोध करते थे, तो अपीजमेंट की पॉलिसी में चलते थे, इसके कारण से विरोध करते थे। लेकिन वहाँ का व्यक्ति धीरे धीरे जब उनको लगा कि हमने विद्या मंदिर खोले, रही तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
तो सारे लोग हमारी ओर झुकने लगे। फिर राम मंदिर आ गया, अब यहाँ तो धार्मिक स्थान है, पूरा देवभूमि है, और सामान्य जनता को बहुत अच्छा लगा। तो इस कारण से, और फिर बीजेपी ने जो है उत्तराखंड को अपने उसमें रख दिया, एजेंडे में रख दिया। तो फिर लोगों को लगा कि हाँ, राष्ट्रीय पार्टी है और ये उत्तराखंड बनाएगी। फिर उसके बाद लोग 91 से लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट देने लगे, आज तक देते आ रहे हैं। उत्तराखंड आंदोलन का आपने जिक्र किया, क्या आपकी यादें हैं, आप कैसे सक्रिय थे उस दौरान? देखिए, उत्तराखंड में अलग अलग था, दो किस्म के लोग थे। उत्तराखंड का आंदोलन एक प्रकार से कोई नेता नहीं था उसका, कहने को तो उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर पर आगे चलते थे, लेकिन सरकारी कर्मचारी भी दस्तखत कराता था, नारे लगाता था, उत्तराखंड दो, अभी दो, आज दो, है। तो छात्र भी वही काम करते थे। तो जब लगा कि कुछ लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दी, दिल्ली दूर पीकिंग नज़दीक, तो हमारे संघ के वरिष्ठ लोगों ने मुझसे कहा कि भाई आप संघ के की बजाय आप भारतीय जनता पार्टी का काम करिए। तो मुझे 1987 में 88 में या बीजेपी में भेज दिया गया। अनेक लोग हम लोग बीजेपी में आए। उसी ज़माने में मोदी जी आदि जितने लोग हैं, उसी समय लोगों ने भेजे। तो स्वाभाविक रूप से लोगों को जब राम जन्मभूमि है, उत्तराखंड भी हम बोल रहे हैं, अटल जी का सम्मान तो विपक्ष के लोग भी करते थे। धीरे धीरे इस राष्ट्रवाद के कारण से बीजेपी की ओर झुक गया, और आज भी उसके पक्ष में जहाँ भी उत्तराखंडी वो निश्चित रूप से वो बीजेपी की ओर चलता है, उनका साथ देता है। अब उत्तराखंड राज्य बनने की बात आती है कि बीजेपी ने उत्तराखंड राज्य बना दिया। जब बीजेपी ने उत्तराखंड बना दिया तो पहले जो मुख्यमंत्री बनाए गए स्वामी साहब, आप लोगों ने उनका विरोध किया, ऐसी कई खबरें हैं। मैं वो जानना चाहता हूं कि क्यों उनका विरोध किया गया था, क्या परिस्थिति थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, तो मैं राजनीति में हूँ नहीं, मैं आपने देख लिया होगा 3 सालों में कोई भाग लेता नहीं, लेकिन मूलतः उस समय जैसी परिस्थितियाँ थी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ये मिलना नहीं चाहते थे। और हमारे वरिष्ठ नेता अटल जी, अडवाणी जी, डॉक्टर जोशी जी, सबको लगता था कि वही नहीं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर ये भी उत्तराखंड में होना चाहिए, कि इसके बिना समृद्धि नहीं आएगी, इसके बिना राज्य के लिए जीना कठिन होगा, जीवन यापन कठिन होगा, और ये साथ रहेगा तो एक बैलेंस भी बना रहेगा। तो इस नाते से उन्होंने इस सब को शामिल किया, और बीजेपी के उसको शामिल करने से उनके केंद्रीय नेतृत्व को लगा कि भाई सबसे सीनियर मोस्ट नेता नित्यानंद स्वामी हैं, यहाँ देहरादून में पले बड़े, सब कुछ यहीं थे। यहाँ उन्होंने पुलिस के भी डंडे जाने जनसंघ के कालखंड में कितने खाए, मरते मरते बचे। स्वाभाविक कि उन लोगों ने सोचा, तो हम सब लोगों ने कहा ठीक है, जिसको बनाया वही ठीक है। तो ऐसा कोई विरोध कहीं हुआ हो या किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया हो, आज तक दिखा नहीं सकते आप। मुझसे भी कहा गया मंत्री बनो, मैंने कहा मैं नहीं बनता हूँ, हो गया मेरा काम पूरा। फिर आग्रह किया गया मुझसे कि वही नहीं, तो तुम्हारा वहाँ सरकार में रहोगे तो योगदान दोगे अपना, अब मानना पड़ा आगे सरकार में। लोग कहते हैं कि बाद में स्वामी जी का तख्ता जो है आपने पलट दिया। नहीं, बीजेपी में मुझे जहाँ तक ख्याल है कि आज तक किसी भी व्यक्ति ने किसी का तख्ता नहीं पलटा। यहाँ ऊपर संगठन बहुत सोच समझ के काम करता है, तो समयानुकूल उनको लगा कि परिवर्तन होना चाहिए। तो इलेक्शन से 4-5 महीने पहले कहा कि तुम संभालो, आ गए। क्या उसका कारण ये था कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लोगों को खुश करने के चक्कर में पहाड़ के लोगों को नाराज कर दिया था? एक जो सम्यक दृष्टिकोण चाहिए, तो वो सम्यक दृष्टिकोण के नाते से इस प्रकार का उनका डिसीजन था। फिर वो सीनियर व्यक्ति भी थे वहाँ, उनका अनुभव भी था, सभापति विधान परिषद के रहे इतने समय से, स्वाभाविक रूप से उसका उस हिसाब से उन लोगों ने सोचा। ये कोई ऐसा पहाड़ मैदान के भाव से सोचा नहीं गया। और ना हमारा कोई नित्यानंद जी का, ठीक है कि उम्र के उस पड़ाव पर वो जितना काम कर पाना चाहिए नहीं कर पाए, पर मैं उनका बहुत ऋणी इसलिए हूँ कि जब मैं मंत्रिमंडल में जो बात हमने रखी
कि शिक्षा मित्र बनाओ, ऐसा नहीं है, शिक्षा मित्र बना दिए। मैंने टेहरी डैम के लिए मैंने कहा नहीं, ये इतना बन चुका है, टेहरी को खाली कराना ही कराना है। मुझे पता था कि गंगा का साफ तो लगेगा मुझे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं बनना है। तो अपनी प्रदेश सरकार से जहाँ कलम खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, हमने टिहरी के लोगों को उत्तराखंड सरकार से स्पेशल पैकेज दिलाया। आज भी टिहरी वाले कहते भगत दा आपने, हम आपके आभारी हैं, लोग अच्छा मानते हैं मुझे। आज भी टिहरी के लोग टिहरी खाली कर दिया, खाली कर दिया, उसके बाद भी कहते नहीं। और आज इतना प्यार मुझे मिलता है टिहरी में। तो उस समय जो है ये ऐसी परिस्थितियों में देश से आ गया था। नित्यानंद जी ने कभी भी किसी भी मामले में, कितने मैटर ऐसे हैं जिसमें शायद मैं ही सब कुछ आगे देखता था और वो सारा कैबिनेट मानता था। फिर अच्छे लोग क्या अनुभवी कैबिनेट में, हमारे निशंक जी पहले से यूपी का अनुभव लेके आए थे, भंडारी जी यूपी का अनुभव लेके आए थे। इसलिए कुल मिला करके कोई ऐसा प्रसंग नहीं है, न ऐसा कोई बड़ा वो है कि हम भी माने कि इतने पहाड़ मैदान या ये वो ठीक है। मीडिया में आपके लोग हैं, उन लोगों ने कहा पर आप ही ने कहा ना कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए शीर्ष नेतृत्व ने स्वामी जी को नहीं, आगे किया। इसलिए नहीं बनाया कहा मैंने कहा कि उनके अंदर इस प्रकार की एक प्रकार के एक आंदोलन चल रहा था कि भाई हम उत्तराखंड में नहीं मिलेंगे, ये आपको पता है ना। तो उसमें से एक कारण ये भी कि भाई ठीक है हम इसको इस ढंग से, क्योंकि वो कारण नहीं था। उधम सिंह नगर और हरिद्वार मिलाने का ये था कि भाई इसको मिलाएंगे तो ये प्रदेश जो है ये सेल्फ सफिशिएंट होगा और आपस में एक प्रकार से आत्मनिर्भर होगा। पहाड़ भी है, मैदान भी है, हरिद्वार जैसी पवित्र जगह है। तो इसलिए उनका डिसीजन इस नाते से बहुत दूरदर्शी था और आज सब लोग मानते हैं कि भाई लोगों ने इसको स्वीकार किया। पर सर आज फिर से जो है पहाड़ मैदान की राजनीति शुरू हो गई, कैसे देखते हैं इस बात को आप? देखिए, मैं इस सवाल को बाद में पूछता, लेकिन चूंकि ये प्रसंग आ गया। ये ऐसा है, ये जो पहाड़ मैदान की बात कर रहे हैं आप, ये क्या है कि हमारे जो यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, है ना, वो ऐसा केवल वो लोग उठाते हैं जिनकी दूरदृष्टि नहीं है। वो सोचते हैं कि इस प्रकार का गढ़वाल कुमाऊं चला दो, पहाड़ मैदान चला दो, ठाकुर ब्राह्मण चला दो। तो ये चीज़ें यहाँ पहले भी चले हैं, अब भी लोग चला रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आम जनता नकार देती है। ये भावना उत्तराखंड, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, सारे देश भर के लोग यहाँ आते हैं। तो यहाँ इस प्रकार की भावना जो है ये कभी सक्सेसफुल न हुई आज तक, न आगे होगी। अच्छा सर, जब आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ था 2002 का, तो बीजेपी ने राज्य बनाया और उसके बाद जो है वो पार्टी जब हार जाती है तो वो परिस्थितियां क्या थी, उसका आकलन आप लोगों ने किया होगा। मतलब 25-26 साल हो गए उत्तराखंड बने, 24 साल पुराना, कोई आकलन किया आपने? किया सर? देखिए ऐसा है, हालांकि वोट परसेंटेज बहुत कम अंतर था, उसका जो भी आकलन है वो किया गया और उसमें सुधार किया गया और 2007 में फिर सरकार आ गई। वो तो बताइए सर, क्या आकलन किया होगा? चीजें अब कोई बहुत ज्यादा इन चीजों को बोलने का लाभ नहीं है। जो भी चीजें थी उस चीजों को ठीक करके और पार्टी का काम आगे बढ़ा करके, जब नरेंद्र तिवारी जैसे यहाँ मुख्यमंत्री थे तो दोबारा बीजेपी आ गई, तो इसका अर्थ है कि हमने यहाँ की जन भावना को समझते हुए अपनी जनता के बीच में गए और जनता को लगा कि नहीं बीजेपी को ही वोट देना चाहिए, तो तब से लगातार बीजेपी को लोग वोट दे रहे हैं। सर 2007 का आपने जिक्र किया, मैंने वो चुनाव कवर किया था और मैं साक्षी हूँ कई घटनाओं का उस दौरान का। मुझे याद है कि वो पूरा चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा गया था और शायद आप अध्यक्ष भी थे, शायद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। टिकट बंटवारे में आपका रोल था और जब पार्टी जीत गई और मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो आपका नाम उस लिस्ट में नहीं था, खंडूड़ी साहब को जिम्मेदारी दी गई। क्या वजह रही होंगी, कुछ अगर आप बताएं उस समय की परिस्थितियां? नहीं, वो कोई ऐसा विषय नहीं है। वो कालखंड चला गया, खंडूरी जी आए, उन्होंने अच्छे ढंग से काम शुरू किया, सीनियर आदमी थे, सेंटर में उनका अनुभव था, इसलिए उस नाते से उनको सेंटर ने भेजा, हम सब लोगों ने स्वीकारा। जिस समय खंडूड़ी जी के नाम की चर्चा दिल्ली में शुरू हो गई थी, मैं बीजेपी के ऑफिस में था
और उसके बाद जो शाम का घटनाक्रम हुआ, रात को जो घटनाक्रम हुआ राजपुर रोड पर, मैं उस घटना का प्रत्यक्ष साक्षी हूं। मैं जानना चाहता हूं सर, क्या हुआ था और क्यों हुआ था? पार्टी के भीतर खूब चर्चाएं हुई, मैं चाहता हूं कि आप उस बात को बताएं। बहुत पुरानी बात हो गई, सब लोग जानना चाहते हैं। पुरानी बात को क्या जानना, नई बात को जानने की कोशिश करनी चाहिए। वो तो पुरानी, अंग्रेजी में कहते लेट द पास्ट बरी इट्स डेड है। तो स्वाभाविक है कि भाई प्रजातंत्र है, जनता एमएलए चुनती है, एमपी चुनती है, और उनमें से हर एक की अपनी पसंद होती है। ये मेरा सौभाग्य है कि उत्तराखंड में मुझे क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर, जातिवाद से ऊपर उठकर, पैसावाद से ऊपर उठकर लोगों का प्यार मिला, आज भी मिलता है। आज मैं 3 साल हो गए, मैं राजनीति से अलग हूँ, पर आप जानते हैं कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ 20 लोग 50 लोग मेरे पास आते हैं। यहाँ भी सुबह से शाम तक जनता रहती है। तो चूँकि स्वाभाविक है कि मैं जनता के बीच में ज़्यादा था, लोगों को लगता होगा कि भाई कोश्यारी जी को होना चाहिए। ठीक है, लोगों की इच्छा के कारण से थोड़ी देर के लिए कार्यकर्ताओं में जोश आया होगा, लेकिन जो कहना हमारी पार्टी ने किया तो हमने उस सबको माना, तो सबने मान लिया। नहीं सर, वो सामान्य लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो उन विधायकों की बात कर रहा हूं जो आपके पक्ष में लामबंद थे। और मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं उस घटना का कि आपके पक्ष में तमाम लोग थे, बावजूद इसके पार्टी ने खंडूड़ी साहब को चुना। अब पार्टी तो सर्वे सर्वा पार्टी है ना। पार्टी के कुछ अपना बड़े लोग हैं, जहाँ अटल जी थे, जहाँ अडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, ऐसे बड़े बड़े नेता लोग थे। अब उन्होंने अपने एंगल से सोचा और यहाँ की जनता ने अपने एंगल से सोचा, तो इसलिए ये निर्णय जब हो गया तो ठीक है, हमने कहा बहुत अच्छा। मुझे कहा कि साहब खंडूरी जी को बनाना है। ठीक है, जब बाहर लोग हल्ला कर रहे थे, अंदर ऊपर से संदेश आया, मैंने फिर खुशी खुशी फिर बोले आप ही नाम प्रपोज कर दो। मैंने कहा लो, मैं प्रपोज करता हूँ। मैंने विधायकों के सामने खंडूरी जी का नाम प्रपोज किया। जब किसी ने ताली नहीं बजाई तो मैंने कहा भाई जरा ताली तो बजा दो। तो क्योंकि मेरे लिए तो सत्ता कोई चीज़ है ही नहीं, सेवा ही प्रमुख चीज़ है। मुझे संघ में ये सीखा और मेरे माँ बाप ने भी मुझे सेवा का मंत्र दिया है, तो मेरे लिए तो इसमें कोई चीज़ थी नहीं। मैंने उनका नाम प्रपोज किया है और निशंक जी से उन्होंने कहा सेकंड करो, उन्होंने भी सेकंड किया, वो बन गए और चलाया उन्होंने। हमने सहयोग किया जितना हो सकता है। क्या सर उसका एक कारण ये भी था कि जो वाजपेयी साहब की रैली श्रीनगर में हुई थी उसमें उन्होंने खंडूड़ी जी का नाम डायरेक्टली कह दिया था कि खंडूड़ी जी हमारे सीएम होंगे, उन्होंने दावेदार घोषित कर दिया था। क्या ये एक बड़ा कारण था? ये मैं इन चीज़ों पर अब जाने का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि खंडूरी जी यहाँ के, उन्होंने आर्मी से रिटायर होने के बाद भी एक राजनेता के रूप में और अपने एक प्रशासक के रूप में, सेंटर में एक अच्छे मिनिस्टर के रूप में उन्होंने अपना रोल अदा किया। तो क्योंकि एक अच्छे परिवार से थे, अच्छे आदमी थे, अच्छे आदमी हैं, तो स्वाभाविक है कि भाई उन विषय पर अब पीछे जाना, मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। लेकिन सारे जो विधायक थे वो आप ही के साथ रहे, भले ही वो मुख्यमंत्री बन गए, और एक समय ऐसा आया जब खंडूड़ी जी को हटाने के लिए पार्टी तैयार हो गई। वो क्यों हुआ फिर, अगर वो इतने अच्छा प्रशासक थे, इतना अच्छा काम कर रहे थे? ये निर्णय देखो ऊपर वाले करते, मैं, मेरा काम तो पार्टी का काम करना था, जो मुझे सौंपा था वो मैं करता था। और मैंने इसलिए कभी ना आक्रोश व्यक्त किया, न कोई विरोध प्रकट किया। वो उनकी इच्छा थी। मैंने तो केंद्र से तब भी कहा कि मुझे आप जो है सबसे मुक्त करिए, मैं कम्बल कंधे में डालता हूँ, फिर से गाँव गाँव जाके बीजेपी का प्रचार करता हूँ। तो आज जो है जब मैं घूमता हूँ तो लोगों को आज मेरे पास में बीजेपी का बैनर है, न कुछ है, गाँव गाँव जा रहा हूँ और लोग आते हैं और कितने प्यार करते हैं, इसका कोई बात उदाहरण मैं आपको भी दूंगा नहीं तो आप आश्चर्यचकित कर जाएंगे। तो इसलिए लोगों का प्यार है, हम घूमते रहे। और वो प्रकरण नेतृत्व तो निर्णय लेता, लोगों ने मुझसे बहुत बार तब प्रश्न किया कि क्या है कोश्यारी जी। मैंने कहा देखो भाई, ये भारतीय जनता पार्टी, इसकी नीतियाँ अच्छी हैं, इसके नेता अच्छे हैं, और ये जरूर है
कि कभी कभी निर्णय गलत हो जाते हैं, वो किसी से भी होते हैं, कितना बड़ा हो कितना छोटा हो। तो ये क्योंकि वो मनसा बुरे की नहीं होती है, तो अच्छा निर्णय हुआ है बुरा हुआ वो जनता उसके आकलन करती है प्रजातंत्र में। तो स्वाभाविक है कि इस विषय को मैंने कभी अपने पर लेकर के माना ही नहीं। लेकिन जब 2009 में खंडूड़ी जी के खिलाफ एक माहौल बन गया और पार्टी ने सोचा कि अब एक नया नेतृत्व दिया जाए, तो वो मैं जानना चाहता हूँ 2009, और मैं होटल का नाम बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं उस होटल के बाहर ही खड़ा था, लाइव रिपोर्टिंग हम लोग कर रहे थे। तो वो क्या मतलब क्या बातचीत हो रही थी, क्या सोच के नेतृत्व परिवर्तन हुआ? ये विषय क्योंकि मैं न तो नेतृत्व परिवर्तन करने वालों का नेतृत्व कर रहा था, न मैं कोई डिसीजन मेकिंग में था, तो इसलिए इस बात तो जो उस समय जिन्होंने नेतृत्व को परिवर्तन किया है, न तो अब अटल जी रहे और अडवाणी जी आपको नहीं, मैं तो उत्तराखंड के नेताओं की बात कर रहा हूँ। भी नहीं सकते क्योंकि निर्णय हमारे यहाँ सेंटर में होता है। स्वाभाविक रूप से किसी भी जो नेशनल पार्टी होगी उसमें स्वाभाविक रूप से सेंट्रल, जिसको हाई कमांड बोला करते हैं लोग, हैं हाई कमांड तो कांग्रेस का शब्द है, आपके यहाँ तो शीर्ष नेतृत्व है। इसलिए वो जो शीर्ष नेतृत्व है, जब वो सारा देश चला रहा है तो उनको सोचने का अधिकार है, उनको निर्णय लेने का अधिकार है। मैंने कहा कि निर्णय मतलब नीयत खराब नहीं होती है, नीयत ठीक होती है। तो निर्णय कभी कभी हो सकता है गलत भी हो गए होंगे, किसकी तरफ सही होंगे, तो इसलिए इसकी व्याख्या करने का कोई कारण नहीं, इसलिए 2000 इसकी व्याख्या करने का कोई कारण इसलिए नहीं है। जब भी चला है, सरकारें चल रही हैं, जब जरूरत पड़ती है, जब ऊपर वाले समझते हैं कि नहीं अब हमको कुछ बदलाव करना है, तो हमारा पीसफुली स्मूथली सब बदलाव हो जाता है और फिर जनता फिर बीजेपी को वोट देती है। नहीं सर, 2007 से 12 का जो कालखंड है वो विशेष है कि जिस व्यक्ति को पहले हटाया गया उनके बाद निशंक साहब को लाया गया, फिर निशंक जी को हटाया गया तो खंडूड़ी साहब को ही दोबारा लाया गया। तो वो बहुत ऐसी परिस्थिति है जिसका जवाब पार्टी के उस समय के नेताओं के पास है नहीं, और उनको क्यों हटाया गया, क्यों लाया गया, मैं वो जानना चाह रहा हूं। क्योंकि आपको 2009 में उसके बाद देखिए इसको ज्यादा क्योंकि हटाया गया फिर भी लाया गया, इसका अर्थ ये है न हटाने में कोई विद्वेष था, न दोबारा लाने में कोई बड़ा प्रेम था। तो पार्टी ने ऊपर सोचा होगा कि आज की परिस्थिति में ये ठीक है, कल की परिस्थिति में ये ठीक है, तो एक उस नाते से पार्टी ने निर्णय लिए होंगे। तो उस निर्णयों में कोई हम दखल दें या उस पर कोई चर्चा करें, इसका कोई फायदा नहीं है। नहीं, वो परिस्थिति आप उसके केंद्र में इसलिए हैं क्योंकि आपको राज्यसभा भेज दिया गया था। उसके बाद आप राज्यसभा के सदस्य हो गए थे, विधानसभा से आपको राज्यसभा में भेजा गया था, तो वो केंद्र में आप हैं। आप इस बात को चाहे स्वीकार ना करें कैमरे पर, लेकिन हमने उस घटना को प्रत्यक्ष देखा है, आज भी आकलन करें। तो मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि उस समय क्या बातचीत हुई होगी कि आप केंद्र में गए, निशंक जी को यहाँ कमान सौंपी गई और फिर उन्हीं निशंक जी को हटा भी दिया गया। ये निर्णय इसमें मैं कहीं बीच में आता ही नहीं हूँ, तो ये उसमें के नेतृत्व के निर्णय हैं और हमारा नेतृत्व इतना श्रेष्ठ है कि उस पर कोई भी कमेंट करना मैं सोचता हूँ कि अनुकूल नहीं है, उपयोगी नहीं है। जो उन्होंने सोचा अच्छे समझ के क्या होगा, और कभी भी बहुत अच्छा समझने के बाद भी निर्णय अच्छे ही हो जाए ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य हैं। तो उन्होंने जो कुछ क्या होगा अच्छे समझ करके क्या होगा। लेकिन उस समय निर्णय गलत हुए ना कि अगर एक आदमी को हटाया और फिर उसी को लाया गया। अब ये इस पर जो है मुझे नहीं लगता कि मुझे क्यों विचार करना चाहिए। हम तो इस पर विचार करते हैं कि आगे अच्छा होता रहे, अच्छे लोग आते रहे और इस प्रदेश उन्नति करे। जैसे आज हमारा मुख्यमंत्री है, रात दिन घूमता है, तो जनता के बीच में जाता है, जनता से मिलता है, तो उसके कारण से लोगों का एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। तो ये इसलिए ये सब चीज़ें जब हम लोग कुछ न कुछ तो प्रयोग चलते हैं ना, तो उन प्रयोगों में से आप अभी देख रहे होंगे कि अखिल भारतीय स्तर पर एकदम अननोन आदमी जैसे था देश में, उसको पार्टी ने अपना अध्यक्ष बना दिया। तो वो जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बड़े डेडिकेटेड लोग हैं, बड़े समर्पित लोग हैं और बड़े एक किस्म से अनुभवी और दूरदृष्टा लोग हैं। तो वो अपना हिसाब से काम करते हैं।
स्वाभाविक है कि कई बार अगर हम जब बीजेपी ऑफिस में पहले भी जाते थे और पब्लिक के बीच में जाते हैं, जो बीजेपी से थोड़ा बहुत एसोसिएट रहते हैं, वो भी बात कहते हैं कि उत्तराखंड बीजेपी में कोश्यारी जी की इजाजत के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। और मतलब चाहे वो धामी जी हो, चाहे वो और लोग हों, मतलब खंडूड़ी जी और निशंक जी वाला प्रकरण अगर छोड़ दें तो उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब आप ही की इच्छा अनुसार होता रहा है। अब देखिए, ये देश आज़ाद है और यहाँ बोलने की बड़ी स्वतंत्रता है। यहाँ अपना अपना मत रखो, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, कोई सनातनी है, कोई आर्य समाजी है, कोई मोहम्मदी पंथी है। तो ये देश तो महान देश है, तो इसलिए इस देश में अगर कोई कुछ अपना सोचते हैं तो उस सोचने पर दूसरा जो उससे भिन्नता रखता है वो उससे दुश्मनी कर ले, ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए हर एक को सोचने का, अपनी ओर से भी ऐसा लोग सोचते हैं तो मैं तो रोक नहीं सकता उनको, भाई तुम सोचते रहो, हम तो अपना काम कर रहे हैं। यहाँ करके हमने प्रधानमंत्री से कहा कि भाई आप अगला दशक उत्तराखंड का बोल रहे हो, तो आप रिवर्स माइग्रेशन कह रहे हो, तो मुझे पहले मैं रिवर्स माइग्रेशन करने दो, मेरी छुट्टी करो यहाँ से महाराष्ट्र से। वहीं हम इधर आ गए, तब से लगातार अभी मैं 85,000 किलोमीटर से ऊपर। क्यों बोला सर आपने महाराष्ट्र में? मैं आपके शपथ ग्रहण में भी था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और आपके प्रति जो लोगों का स्नेह था, वो उत्तराखंड से लोग वहां थे, पूरी आधी मुंबई इंडस्ट्री वहां पे थी, फिल्म इंडस्ट्री वहां पे थी। क्यों आपने ये फैसला किया कि आप वापस आना है? वस्तुतः मैं राज्यपाल बनने या राजनीति में आना ये मेरा लक्ष्य ही नहीं था। अब जब आप शुरू जहाँ से कर रहे थे, वास्तव में मैं राजनीति में केवल संगठन की आज्ञा से आया। मैं तो केवल समाज सेवा, शिक्षा के माध्यम से और माध्यमों से मैं समाज की सेवा करना चाहता था। पर चूंकि उस समय जिस ढंग के नारे लग रहे थे, जिस ढंग के नेतृत्व खड़े थे, तो लोगों को लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए हमको कुछ लोग देने चाहिए। तो उनसे हम में से कुछ लोग आए, मैं भी भारतीय जनता पार्टी में आ गया। तो महाराष्ट्र वाला बताइए सर। महाराष्ट्र में एक तो आपका जो सुबह 4-5 बजे शपथ कराई, वो बहुत चर्चाओं में रहा था। वो क्या हुआ था? मतलब अब देवेंद्र फडणवीस सब तो दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री हैं, बीएमसी में भी जीत गए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सारे जीत गए। वो वाला बताइए सर, वो क्यों ऐसी परिस्थिति पैदा हुई थी? पहली बात तो ये है मनमोहन जी, ये जिसने कहा कि 4 बजे अंधेरे में शपथ दिलाई गई, वैसे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को रात के 12 बजे शपथ दिलाई गई, किसी ने उस पर प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि वो बड़े आदमी थे, मैं थोड़ा छोटा आदमी हूँ, गांव का गंवार आदमी हूँ, तो लोगों ने प्रश्न उठा दिया। लेकिन मैंने कि न रात के 12 बजे, न रात के 5 बजे, न रात के 6 बजे, वो शपथ जो है लगभग 7:30-8 बजे हुई थी। तो ये चल गया तो चल गया, क्योंकि मुझे उनके बोलने से कि रात मिल दी, फला दी, वो अपना मन के मोदक खाते रहे कि हाँ ऐसे कुछ नहीं। वो प्रकरण तो बता दीजिए थोड़ा सा, कुछ नहीं क्या हुआ था, कैसे बात हुई, कैसे बुलाया लोगों को? सरल था कि भाई चूंकि अजीत पवार उसके नेता थे एनसीपी के, और उन्होंने मुझे सारे एमएलए के दस्तखतों से लिस्ट दे दी। और सुप्रीम कोर्ट का पहले ऑर्डर है कि भाई आपको अगर किसी को शपथ दिलानी है तो बहुमत उसे सिद्ध करना चाहिए असेंबली में। जब 2 बड़ी पार्टी आकर के आ रही मेरे पास, स्वाभाविक है कि वो मेरे पास रात तो मेरे पास आए, जो आप कह रहे रात शपथ दिलाए है, तो जब वो थे ही 11 बजे मेरे पास, तो 12 बजे कहाँ से मैं शपथ दिलाता है? लेकर के आए, ऊपर से राष्ट्रपति को हमने भेजा, उन्होंने कहा नहीं ठीक है अब शपथ दिला दो। 6 बजे नहीं, 7-7:30 बजे शपथ दिलाई गई। तो ये कोई और आज सिद्ध हो गया कि भाई जो शपथ हमने दिलाई, ये सिद्ध हो गया कि भाई वास्तव में होना यही था। और बीच में परिस्थितियां राजनीति होती बदलती गई है तो नहीं, लेकिन ऐसा डर था कि अगर शपथ 11 बजे होती, दिन में 12 बजे होती, तो ये आधे एमएलए भाग जाते। अब ये तो उनका काम है, मेरा काम थोड़ी है। मेरा काम तो मेरे राज्यपाल का काम क्या है, मैं कह सकता हूँ राज्यपाल के नाते मैंने कोई गलत काम नहीं किया। और वो अल्टीमेटली जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विंडिकेटेड आवर कॉज, तो उसने एक प्रकार से हमको सही सिद्ध कर दिया कि ये जो गठबंधन था ये वास्तव में बहुमत में जो दूसरा था नहीं, वो जबरदस्ती आ गया है। तो आज जितनी चीजें हैं, अब सारे इस लोकसभा के चुनाव हो, लेकिन उसके बाद वो सरकार से चली नहीं ना, वो सभा के चुनाव हो, सुनो, और नगर पालिका के चुनाव हो, इस सबने सिद्ध कर दिया है
कि मेरा कदम कोई गलत नहीं था, लेकिन जिस व्यक्ति ने कहा कि हम समर्थन देंगे, अगर वो व्यक्ति पीछे हट गया तो उसमें हम क्या कर सकते थे। हट गया तो हट गया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। सर, महाराष्ट्र में कुछ लोग ऐसा करते हैं, अखबारों के क्लिपिंग्स भी हम देख रहे थे कि आपका विरोध व्यक्तिगत रूप से वहां पर होने लगा था, कुछ टिप्पणियां आपने करी थी, तो वो कितना, मतलब क्या हुआ था, अगर आप उसको बताना चाहें। कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ जब आदमी कह सकता है सुबह 7-8 बजे शपथ हो रही है कि रात में शपथ दिलाई, तो ऐसा कहने वाले आपके बिरादरी में जितने लोग हैं जो कुछ न कुछ किसी पार्टी से जुड़े होंगे, किसी दूसरे से जुड़े होंगे, तो प्रचार तंत्र आजकल इतना जल्दी है कि हमारे जंगलों की आग जरा देर से फैलती है, वो तंत्र और जल्दी फैल जाता है। तो झूठा कोई वंश कहता था कि 100 बार झूठ बोल दो तो सच हो जाता है, तो झूठी चीज़ें लोगों ने चला दी, लेकिन आज सबने सिद्ध कर दिया कि नहीं, हमने जो किया वो सही किया। सर, 2019 का मुझे एक इंटरव्यू याद आ रहा है जो आपका मैंने किया था, और आपने उस इंटरव्यू में, मेरे इंटरव्यू में आपने ऐलान किया था कि आप लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसी दिन सोच लिया था कि राजनीति से संन्यास लेना, मतलब गवर्नर तो उसके बाद आप बनाए गए जब सरकार आ गई। मैं 2016 में अमित शाह जी अध्यक्ष थे राष्ट्रीय, हल्द्वानी में हमारे प्रदेश की प्रांतीय परिषद की बड़ी बैठक थी, तो मैंने 2016 में उसी मीटिंग में पब्लिक उसके कार्यकारिणी की बैठक में वहाँ मंच से घोषणा की कि मैं 2019 का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और 19 के इलेक्शन में नैनीताल की सीट जिता करके मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। और मैं उस पर बड़ा दृढ़ था, लेकिन यहाँ जब अखबारों में नाम छपा बहुत ज़्यादा, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बात छोड़ो, कांग्रेस के अच्छे से अच्छे नेता ने भी मुझसे कहा, अरे यार भगत तू मना कर देता है, मना मत करना, हमारे लिए गौरव की बात है, ये फला बात है। अब लोगों का इतना आग्रह हो गया, अल्टीमेटली फिर हमको कुछ लोगों ने कहा अभी जब पीएम कह रहे हैं तो चले जाओ थोड़े दिन, तो फिर मैं झुक गया, आगे निकल गया। 3 साल बाद प्रधानमंत्री से मैंने कहा कि अब आप मुझे जाने दीजिए, मुझे उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोशिश करनी है, लोग सेल्फ रिलायंट हों, लोग जो है स्वरोजगार करें, लोगों के अंदर ये काम करना है, समाज से समरसता लाना है, मेरा लक्ष्य है संघ के स्वयंसेवक के नाते। मेरे पिताजी ने जब मैं 10 साल का था मुझसे कहा, जब इतनी रूढ़िवादिता थी, उनने मुझसे कहा कि सबके घरों में जाके खाओ, सबके घरों में जाओ, जबकि उस समय हमारे अनुसूचित बंधुओं को तो छूते भी नहीं थे लोग, लेकिन वो भले पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, पर उनका उदार दृष्टिकोण था। तो मैं सोचता कि उस दृष्टिकोण को भी, संघ के दृष्टिकोण को भी, सामाजिक समरसता के दृष्टिकोण से भी, तो उसके लिए भी मैं काम करता हूँ। मैंने कही उस काम में मैं लगा हुआ हूँ। सर, 2016 का आपने जिक्र किया, 2016 में एक बहुत बड़ी टूट उत्तराखंड कांग्रेस में हुई थी, सरकार गिरते गिरते बच गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बचा दी। मैं जानना चाह रहा हूँ, जब कांग्रेस टूटी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बीजेपी में आए, तो आपसे कोई राय मशवरा लिया गया होगा, आप उस समय सांसद थे, उस समय की परिस्थितियां, उसके बाद बीजेपी प्रचंड बहुमत की सरकार में आई, तो उस समय का रोल आपका क्या था? नहीं, तब तक बीजेपी बहुत आगे बढ़ चुकी थी, और तब तक बीजेपी नहीं, वो मीटिंग, मेल मुलाकातें, तब तक बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, जैसे केंद्र में बैठे बैठे आप और हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो वहाँ ऑलरेडी जो है चल रहा होगा कि हाँ मनमोहन से भगत सिंह कोश्यारी क्या बात कर रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है और नेतृत्व हमारा इतना डायनामिक है, तो उसमें कोई भगत सिंह या कोई दूसरा सिंह या कोई दत्त, कोई कुछ ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि वहाँ निष्पक्ष भाव से भारत के बारे में, देश के बारे में सोचने वाले ऐसे बड़े प्रखर लोग हैं, तो इसलिए उसमें कोई ऐसा पूछना पाछना नहीं पूछना, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ सर, क्योंकि रेखा आर्य जो आज खेल मंत्री हैं और महिला विकास मंत्री हैं, वो उस समय कांग्रेस में मंत्री हुआ करती, मंत्री थी या नहीं थी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन कांग्रेस में थी, और जब नंबर बढ़ाने की बात आई तो वो बीजेपी के साथ खड़ी हो गई। तो लोगों ने कहा कि ये आप ही का इन्फ्लुएंस है कि ये बहुत सारे लोग जो है वो बीजेपी की तरफ खड़े हुए हैं। वो मेरे मतलब क्या, वो मेरे इन्फ्लुएंस से कोई नहीं आता है, उसकी अंतरात्मा बोली होगी। आखिर हमारी आत्मा भी तो कभी कभी बोलती है ना, है? उसकी अंतरात्मा बोली होगी कि बीजेपी का साथ देना चाहिए, तो उसने बीजेपी का साथ दे दिया, उसमें कोई मेरी बड़ा योगदान है फला फला, ये मैं सोचता नहीं।
एक दिन हमारी हरक सिंह रावत जी से बहुत लंबी चर्चा हो रही थी ऑन कैमरा, यही हमारे कैमरामैन थे, तो वो सुबह सुबह आपके घर आए थे और उसके बाद हम उनका इंटरव्यू कर रहे थे। तो वो शायद उस समय पार्टी में आने के बड़े इच्छुक थे, वापस आने के, 1 साल पुरानी बात है शायद। उसके बाद तो कांग्रेस में वो बहुत आक्रामक हो गए। वो बताइए क्यों आए थे आपसे मिलने के लिए, क्या बातचीत हुई उनसे? तो कुछ लोग कांग्रेस में जो अभी हैं, क्या वो दोबारा आ सकते हैं? जब आपको पता है कि मैं बॉम्बे छोड़ करके, महाराष्ट्र छोड़ के यहाँ करके, मैं केवल और केवल आत्मनिर्भर उत्तराखंड और सामाजिक समरसता इन बातों के लिए काम कर रहा हूँ, तो स्वाभाविक है हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, हमारा वो मेरे से स्नेह करते हैं, मैं भी उनसे स्नेह करता हूँ। अब वो ठीक है कि जरा उग्रवादी हैं, थोड़ा गर्म होके बोल देते हैं। उग्रवादी शब्द कह रहे हो आप उनके? अब मैं गर्म बोल देता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उनको मैंने हमेशा कहता हूँ कि इतने गर्म मत हुआ करो। किसी भी नेता को बोलता हूँ मैं कि भाई आप थोड़ा, जैसे हमारे धामी जी हैं, अब कितना सौम्य शिष्ट होकर के सब लोग उनकी प्रशंसा करते हैं कि साहब वो एक भी शब्द ऐसा नहीं बोलते आज तक 4 साल में कि जिसका कहीं पर जो लोग विरोध करें कि कंट्रोवर्सी हो। तो स्वाभाविक है जो मुझसे जूनियर लोग हैं, चाहे कांग्रेस में हूँ, भाजपा में, किसी दूसरी पार्टी में हूँ, मैं सबको राय देता हूँ। तो अब वो चूँकि गर्म दल के आदमी हैं, ठीक है, उनको लगता है कोई चीज़ खराब हुई वो सहन नहीं कर पाते हैं। दूसरी वो हरीश रावत जी हैं, वो थोड़ा होशियार आदमी हैं, तो वो अपने हिसाब से बोल देते हैं। अब हरक सिंह जी तो मैं उनको इसलिए कहता तो इसलिए उनका सुबह आना शाम आना ये तो आपसी संबंध है। हरीश रावत जी भी आते हैं और मैं भी हरीश रावत जी से मिलने जाता हूँ। तो ये तो मेरे तो सबसे संबंध पहले भी अच्छे थे और आज भी अच्छे हैं। और मैं इसको राजनीतिक छुआछूत और सामाजिक छुआछूत में इन दोनों के बहुत विरोध में हूँ। ये सब भेदभाव लोग जो है ना स्वार्थ के लिए करते हैं, इसलिए इन सब भेदों से ऊपर रहना चाहिए। तो हरक सिंह जी आते हैं, बातचीत करते हैं, एवं हरीश रावत जी बात करते हैं, तो ऐसा कोई उसके पीछे बड़ा स्ट्रेटजी हो, बड़ा कोई प्लानिंग हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा सर, कुछ लोग क्या, सारे लोगों का ये मानना रहता है कि जब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार होती है तो सत्ता का एक केंद्र कोश्यारी जी जरूर होते हैं। मतलब मुख्यमंत्री का एक केंद्र तो होगा ही होगा, चाहे वो त्रिवेंद्र जी की सरकार थी तो एक केंद्र आप थे, धामी जी की सरकार है तो एक केंद्र आप हैं। जिनकी वहां सुनवाई नहीं हो रही होती है वो आपके जरिए अपनी सुनवाई करवाते हैं, चाहे वो टिकट बंटवारे की बात हो, चाहे किसी का कोई काम धंधा हो। उस पर आपकी क्या राय है सर? इस पर आप खुद ही कह रहे हैं कि सब जगह लोग आपके पीछे रहते हैं, सब जगह लोग सुबह से ही आपके पास आ जाते हैं, आपका व्यस्तता हम देख ही रहे होते हैं। देखो, ये कहना कि मैं कोई सत्ता का केंद्र हूँ या कोई दूसरा केंद्र हूँ, ये एक प्रकार से चाहे प्रवीण जी हों, तीरथ जी हों, पुष्कर जी हों, पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी, उनके काम को देखते हुए जिम्मेदारी दी। और यदि कहीं लगा कि नहीं अब परसेप्शन ठीक नहीं जा रहा है, हमको चेंज करना, उस हिसाब से पार्टी तय करती है। और मुझे उसमें मेरी राय का लेने का, मुझसे पूछने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आदमी काम करता है, काम देखता है, ऊपर के नेतृत्व जो है उनके दिव्य चक्षु है एक प्रकार से, वो ऐसा मतलब यहाँ हो देश हो विदेश हो सबकी चीज़ों के बारे में, तो वो अपना सोचते हैं, उसी हिसाब से अपना निर्णय लेते हैं। तो इसलिए ये कहना कि यहाँ ऐसा सोचते हैं लोग, अब यदि ऐसा सोचते हैं तो किसी के सोचने से तो मैं रोक नहीं सकता ना। नहीं, मेरा कहने का मनमोहन, यदि बताओ आप, अब कोई अगर ये कहे कि साहब उनके बिना कुछ पत्ता नहीं हिलता, अब मैं क्या कहूँ? मैं कोई पत्ता पकड़ के दिखाऊंगी तो हिल नहीं रहा करके पत्ता पकड़ूंगी, देख भाई तो हिल नहीं रहा, तो क्या करूँ? इसलिए ये जो बात है, ये हो सकता है कि लोगों का मेरे प्रति प्रेम है उसके कारण बोल देते होंगे, या हो सकता है इसलिए भी कहते होंगे कि चलो भाई यहाँ भगतदा वैसे तो बैरागी हो गए, लेकिन इनको इस नाते से इनका कुछ न कुछ जो है जो हमारे विरोध में बात करते होंगे, जिससे पार्टी का नुकसान हो जाए, बीजेपी का। अच्छा सर, तो बोलते होंगे, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि मैं सत्ता का केंद्र हूँ, फला हूँ। मैंने कहा कि मेरे सभी प्रिय हैं और मैं कभी विद्वेष का भाव रखता ही नहीं। और मैंने कहा कि मैं राजनीति से अलग हूँ, पूछ लो इतने, मैं कभी कि इसको अधिकारी बनाओ, इसको फला को, मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ, कभी भी नहीं बोलता था मैं जिससे। हाँ, समाज के कुछ काम है होने चाहिए, जैसे हमने कहा कि भाई
आप यहाँ के लिए लैंड सेटलमेंट करो, फला करो, ये जो और चीज़ें हैं उनको करो। तो वो उनको बोलता हूँ मैं। धामी जी से कैसे मुलाकात हुई थी सर, मतलब कैसे वो आपके संपर्क में आए? नहीं, वो धामी तो ही जे बॉर्ड लीडर। नहीं, बॉर्न लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ, जब लखनऊ में या बॉर्ड लीडर, इसलिए क्या है कि जो लीडर होगा तो स्वाभाविक है कि भाई वो सोचेगा कि जिनके अंदर थोड़ा लीडिंग कैपेसिटी है मैं उसके निकट जाऊं। तो छात्र थे यूनिवर्सिटी में, छात्र यूनियन के लिए परिवर्तनशील रहते थे, छात्रों से उनका अच्छा संबंध था। तो मैं वहाँ लखनऊ में था MLC, तो मेरे पास आ गए। तो मुझे लगा कि ये आगे कुछ बन सकता है, अच्छा हो सकता है। स्वाभाविक रूप से उनकी शिक्षा पूरी हुई, तो यहाँ मेरे साथ आकर के 1-1.5 साल मेरे साथ काम किया। फिर आगे बढ़ करके युवा मोर्चा में चले गए, MLA बन गए, अब मुख्यमंत्री बन गए। पता नहीं आप लोग उनको क्या क्या बनाते आगे। और अच्छा सर, कुछ तो बताइए, मतलब उनका काम करने का अंदाज उस समय कैसा था जब आपके साथ आए? कैसे वो ग्रो किया? आपने कैसे बोला कि वो बॉर्न लीडर थे? मतलब वो क्या काबिलियत आपने देखी उनके अंदर? वो शुरू से उनके साथ लड़के बहुत रहते थे युवा। जैसे मैं, भले ही मेरे पास खाने को पैसा नहीं होता था पर छात्र जीवन में, लेकिन मेरे साथ पीछे 100 लड़कों की लाइन लगी रहती थी। अभी कुछ भगवान की देन होगी, नहीं तो ऐसे ही उसके साथ जो है युवा लोग, लड़के बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी के लड़के रहते थे हमेशा। वो चाहे कुछ वहाँ अध्यक्ष मंत्री छात्र संघ बना ही नहीं बना, परंतु उनके साथ वहाँ हमेशा ही छात्र रहते थे। तो ठीक है, यहाँ जब आए तो हमने मेरे साथ रहे, अच्छे ढंग से काम किया और आप लोगों से उन्होंने ऐसे संबंध बना लिए। अभी भी आप उनको जो है वही पुराना पुष्कर जी समझ के बात करते हो जो मेरे साथ थे तब, है। तो स्वाभाविक है कि उसके कुछ गुण तो है ही है, उस गुण के कारण से अपना लोकप्रिय हो गए। कोई और बात बताइए सर उनकी खासियत, अब उनकी पर चर्चा हो रही है। अब ये काम आप उन्हीं से पूछिए, औरों से पूछिए। आपने क्या चीज और देखी? हमारा कहना है कि ये क्योंकि प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने उनको बनाया है, तो स्वाभाविक है कि कुछ तो गुण होंगे ही, और कुछ गुण होंगे, इसीलिए मुझे लगता है कि आज वो काफ़ी लोकप्रिय भी है। और इतने ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जो पुराने नेता लोग नहीं ले पा रहे। जैसे सर, जैसे UCC कहाँ है देश के अंदर? नकल विरोधी इतना सख्त कानून कहाँ है देश के अंदर, है? जो अवैध धर्म संस्था के नाम पर अवैध निर्माण थे, कौन हटा रहा है? कोई छू भी नहीं कर पाता है। जबकि उनके स्वभाव से, उनके मृदु चेहरे से आपको लगेगा ही नहीं कि इतना टिकला डिसीजन भी ले पाएगा। तो कुछ न कुछ तो गुण है ही ना, उन गुणों के कारण से जनता उनको चाहती है। कभी वो मार्गदर्शन आपसे मांगते हैं, आप कभी कोई टिप्स देते हैं, कभी सलाह मशवरा? सामान्य सर हम भी आपसे पूछ सकते हैं कि गुरुजी ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो पूछते हैं? लोग मिलते रहते हैं बीच में, हम लोग माने सभी से मिलते रहते हैं, उन्हीं से नहीं औरों से भी मिलते हैं। तो औरों को भी जहाँ जरूरत होती है उनको भी बताता हूँ, ऐसे उनको भी बताता हूँ कि भाई अगर ये हो जाए तो और अच्छा है। बाकी कोई हम हमारे अनुसार चले, ये तो मैं नहीं, अनुसार नहीं, मतलब एक आदमी अपने बुजुर्गों से, बड़ों से, उन्होंने आपसे कोई सलाह मांगी हो, या बड़े होने के नाते आपने उन्हें कोई सलाह कभी दी हो, मैं वो जानना, मतलब सामान्य शिष्टाचार होता है ना आपको। मैं तो बड़ा होने के नाते जरूरत पड़ी तो किसी भी पार्टी के नेता को सलाह देने में मैं संकोच नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि इस प्रदेश का भला होना चाहिए। सब इस प्रदेश के नागरिक हैं, फिर विशेष करके राजनेता, चाहे वो कोई भी हो। तो मुझे कहीं लगता है तो मिलते, तो मैं कहता हूँ भाई ऐसा करो तो और अच्छा है। नहीं सर, उनको 4.5 साल हो गए हैं और एक लंबा कार्यकाल उनका हुआ है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कभी आपसे कोई राय मशवरा सामान्य तौर पर लिया हो कि मैं गुरुजी ऐसा करना चाहता हूँ? बाबूजी बोलते हैं सारे लोग आपको, और आपको भी लगता हो कि ये मेरा पुराना परिचित है, पुराना शिष्य है, इसको मैं ये सलाह दूंगा तो ये और अच्छा करेगा, तो वो सामान्य अपने घर परिवार में भी आदमी? मैंने आपको कहा ना कि हम सबको इक्वली जहाँ जरूरत होती है, हमें कोई पूछे तो भी राय दे देते हैं, कोई नहीं पूछे तो भी राय देते हैं। और आपको भी राय दूंगा कि ऐसी चीजें ही पूछो कि जिससे समाज का भला हो। आप बताइए क्या पूछें फिर, ऐसा कौन सी बात बोले? आप बताएं सर, मतलब कौन सी ऐसी बात होनी चाहिए जिससे समाज का भला हो? मतलब आज कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाज, आज क्या जिससे विखंडित हो रहा है समाज? आज क्या हो गया है, उत्तराखंड के अंदर
जो एक मुझे और उसमें जो घटनाएं होते हैं न्यायालय के द्वारा, उसमें निर्णय हो जाता है, कोई किसी ने गड़बड़ की, किसी ने कोई बुरा काम किया, उसको सजा हो जाती है, उसके बाद भी हाइपोथेसिस के नाते से कुछ क्वेश्चन लोग उठा देते हैं। आप अंकिता भंडारी प्रकरण की बात कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन उठा देते हैं और ये मुझे लगता है कि, और उसमें भी किसी की कि भाई हाँ कोई वीआईपी है, कोई वीआईपी माने वो बीजेपी का है, जरूरी है क्या? हो सकता है तुम बोल रहे तुम्हारे नेता होगा कोई, जब तुम किसी का नाम ही नहीं बता रहे हो, वो वीआईपी है कहा किसी ने कहा, तो ये तुम क्यों कहते हो कि बीजेपी वाले वो होगा? ये वीआईपी तो किसी का भी हो सकता है। तो ये इस प्रकार की जो बातें हैं ये बहुत अच्छी नहीं है। और मैं बहुत बार मैं यहाँ के लोगों से कहूँगा, आपके माध्यम से यहाँ के राजनेताओं को कहूँगा, चाहे किसी भी दल के हो, कि उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में भाषण दिया, जब इस प्रकार की कोई घटनाएं उसमें चल रही थी, तो उन्होंने भाषण दिया है कि बोले मैं कभी भी कमर के नीचे प्रहार नहीं करता, है ना, तो नॉट बिलो द बेल्ट, कभी भी प्रहार नहीं करता। ये अटल जी के वाक्य हैं। तो ये एक सब पर लागू होते हैं, चाहे हमारा विरोधी है कोई हो, तो इन बातों को थोड़ा ऐसा तूल दे करके, कोई कहीं से अपराध किया उसे दंड दो, मुझे बहुत अच्छी बात है, अपराधी को दंड देना चाहिए, किसी का हो, यहाँ का हो वहाँ का हो, कहीं का भी हो। लेकिन ऐसे विषय को एकदम हाइपोथेसिस पर आप पूरे प्रदेश को व्यवस्था में आप बाधा डालेंगे तो यहाँ की प्रगति में, विकास में तो नुकसान होगा ना। सीएम साहब ने इस पर एक बयान दिया और बहुत जोर देकर उन्होंने साजिश शब्द का इस्तेमाल किया। आपको लगता है कि ये कुछ, वो चूंकि राजनीति में है और राजनीति के नाते उनको बोलना चाहिए था, उन राजनीति के हिसाब ठीक बोले, और मैं चूंकि राजनीति से ऊपर उठ के बोल रहा हूँ, और मेरा कहना है कि भी कहीं पर भी जो चरित्र हनन की चीज़ें होती हैं वो बहुत ही, जहाँ दोषी है उसको जब बख्शा ही नहीं जा रहा है, कोर्ट भी उसको सजा दे रहा है, तत्काल सब कुछ हो रहा है, तो फिर ऐसी अंतर्गत बातों को समय बर्बाद करना। पर सर ये कैसे तय होगा कि ये वीआईपी नहीं है या इसका नाम नहीं है? तो तभी बताए ना जो कह रहे हैं, आखिर वो तो बता रहे हैं कि इनका नाम है, 2 लोगों का नाम उन्होंने बताया, तो ये तो जांच का विषय हो गया। तो जांच को विषय जब हाईकोर्ट था तो हो गया ना, सीबीआई को जांच करा दो थी मुख्यमंत्री ने, सीबीआई, अब उसके बाद भी क्यों बोल रहे हो? जब सीबीआई की जांच होगी फिर कहे को उसको तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? और मेरा कोई इसमें राजनीतिक मतलब नहीं है, मैं एक समीक्षक के नाते बोल रहा हूँ, इस प्रदेश के एक बुजुर्ग के नाते बोल रहा हूँ कि भाई जब सब कुछ हो गया है फिर उसे खोरेद करके ऐसे विषय को लाना, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई आप लोग राजनीतिक लाभ जो लेना चाह रहे हैं वो उनका ही नुकसान होगा। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी ने अपराध किया उसको मारो, गोली मारो, मैं तो कहता है, मैं तो एनकाउंटर का भी पक्षपाती हूँ। मैं तो जब मुख्यमंत्री था तो मैंने तो कितने लोगों का एनकाउंटर करवा दिया था 4 महीने के अंदर। एक मेरा इंस्पेक्टर का इनकाउंटर हो गया था, एनकाउंटर में मर गया था। लेकिन बगैर बात के, कोई बिना प्रत्यक्ष प्रमाणों के, कि किसी ने कुछ कह दिया, उसने कह दिया हाँ, वो एक ने कहा एक बार, अरे दौड़ रहा था पीछे, अरे उन्हें मिल गया, सब उसके पीछे भागने लगे। जब आगे कहा भाई क्या मिल गया भाई, उसने कहा ये नकली क्या है, नकली अठन्नी मिल गई है। देखा तो अठन्नी मिली, वो भी कैसी नकली, क्या कहते हैं उसको, ठीक है नहीं। हाँ। तो इसलिए ऐसे राजनीति में जो लोग हैं उनको थोड़ा समझदारी से काम करना चाहिए। बाकी तो सामान्य कोई लोग इस बोलने तो समझ में आता है। इन्होंने कांग्रेस यहाँ की जिम्मेदार पार्टी रही है और एक अच्छे उसमें आज भी जिम्मेदार लोग हैं, तो उन सबको इन विषयों पर उतने तक ही जाना चाहिए जिससे लोगों को न्याय मिले। जब ये जो बात आपने कही कि एनकाउंटर के पक्षधर हैं आप, जो गुंडा एलिमेंट हैं, ऐसे लोगों का सफाया होना चाहिए, आप हार्ड हिटिंग की बात कर, मैं यही जानना चाह रहा हूं कि जब इस तरीके का माहौल इस प्रदेश में होता है, इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ती हैं, तब आपका अंतर्मन क्या कहता है? तब आपका मन करता है ना कि आप सुझाव दे बिना मांगे? देखो, अभी मुख्यमंत्री जी अब उनको इतना अनुभव हो चुका है और कोई विधानसभा देख चुके हैं, शुरू से देख रहे हैं, 25 सालों से यहाँ की राजनीति देख रहे हैं और उनको स्वयं निर्णय लेने की उनके अंदर क्षमता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हम बहुत ज़्यादा दखल बीच में हैं और
जहाँ जब करना होता है, जो कदम लेना होता है वो ले रहे हैं सर मैं बिल्कुल लेकिन चूंकि विपक्ष है, उसको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, बोल देंगे। बोलना है तो ठीक है, भी बोलो, आजादी है। मैं सर एक बिल्कुल आखिरी सेगमेंट में हूँ अपने इस इंटरव्यू के। धामी साहब, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, धन सिंह रावत जी, गजराज बिष्ट जी, ये सब आपकी टीम का कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में हिस्सा रहे हैं। नहीं, मेरी टीम में निशंक जी भी रहे हैं, निशंक जी भी रहे हैं, भंडारी जी भी रहे हैं, सभी रहे मेरी टीम में। शिष्य की भूमिका में भी रहे हैं ये लोग। कोई नहीं, न मेरा कोई शिष्य, न मेरा कोई गुरु। ये सवाल सर मैंने इसलिए पूछा, बोला कि न मेरा कोई गुरु, न मेरा कोई शिष्य। त्रिवेंद्र जी से क्यों नाराज हो गए थे सर आप? हाँ? त्रिवेंद्र जी से क्यों नाराज हो गए? नहीं, त्रिवेंद्र जी से मैं तो कतई नाराज नहीं हूँ, पूरे आज भी नहीं हूँ। पार्टी के भीतर खूब चर्चा बोला रही। ना, मैं त्रिवेंद्र जी से आज भी नाराज नहीं हूँ। उस समय नाराज थे? तब भी नहीं था, नाराज होने का सवाल ही नहीं है। क्यों नाराज हूँ मैं त्रिवेंद्र जी से? हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपनी शुरू के जो 10 वर्ष अपने संघ के काम में दिए, संगठन मंत्री के रूप में काम दिए, कि मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, तो मैं क्यों उसको क्या विरोध करूंगा? क्यों उनके पक्ष अपेक्ष विपक्ष करूंगा? लोग एक सामान्य परसेप्शन ये रहता है कि तख्ता जो है वो इसीलिए पलटा गया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का क्योंकि आप नाराज थे उनसे। देखो भाई, ये आप अभी जवान आदमी हैं, आप सन 60 से पहले की राजनीति आपने नहीं देखी, सन 70 से पहले की राजनीति आपने देखी नहीं। तब कुछ भी होता था तो अरे तो जो कांग्रेस कम्युनिस्ट कोई चीज हो गई, अरे इसके लिए संघ जिम्मेदार है, कहीं जो कम्युनल राइट्स होंगे, राइट्स कोई और करेगा, फट से उसके पीछे ये तो संघ ने कर दिया। मतलब वहाँ एक ऐसा जमाना था, हमने ऐसा देखा था, तो हमारे मीडिया वो अखबार वाले मजाक बनाते थे कि एक जुड़वा बच्चे हो गए, तो उसने कहा क्यों हुए, उन्हें संघ ने किया। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, तो ये कुछ लोग इस बात के माहिर होते हैं। तो ऐसे जो माहिर लोग हैं, अब वो दुबले पतले भगत सिंह को क्या है खत्म तो कर नहीं सकते, तो उसके बारे में चर्चा चला देते हैं। हाँ, उसी कारण से हुआ, जो बुरा हुआ उनको लगता है तो भगत सिंह के कारण से हुआ, अच्छा हुआ तो उनके कारण से हुआ। तो ऐसे लोग हैं, उनका भगवान भला करे। एक सर मेरा सवाल ये है कि जब धामी जी मुख्यमंत्री बने और जब मेरे पास मैसेज आया अंदर से तो उसमें पीएचडी लिखा हुआ था, तो मेरी समझ में नहीं आया ये कि पीएचडी लिख रहा है या पीएचडी लिखना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं ये हम समझ नहीं पाए। क्या रहा है सर उस समय का? इस चीज का मुझे जानकारी आज तक नहीं। आप गवर्नर थे उस नहीं नहीं, हाँ, तो मैं वहाँ बम्बई में, यहाँ से ये सब मेरे पास कोई वो दिव्य दृष्टि थोड़ी है कि क्या है क्या नहीं है, और मुझे मेरा क्या लेना क्या देना ये पीएचडी। उस समय का कुछ बताइए सर, कैसे वो से मैं वहाँ बम्बई था, मैं बम्बई का महाराष्ट्र का काम करता है, यहाँ की देखता है, मुझे जिम्मेदारी महाराष्ट्र दी गई थी। अच्छा सर, जब टिकट बंटवारे का नंबर आता है, चाहे वो 2022 का रहा हो, आप महाराष्ट्र में थे लेकिन फिर भी जो है वो लोग जो है वो अपनी अर्जी वहां भी लगाते थे। अभी भी लोग आपके पास जो है वो आते हैं, 10 चीज मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है तो कई विधायक यहाँ पहुंच जाएंगे, मंत्री टिकट की बात होगी, चाहे नगर पालिकाओं की बात होगी, चाहे पंचायतों की बात होगी, वो कोई शहरी जी के पास आएंगे। मैं वो जानना चाह रहा हूँ सर, मतलब वो तारतम्य कैसे बिठाते हैं? आप राजनीति में नहीं है लेकिन एक बड़े बुजुर्ग के पास आदमी आता है, उसको कैसे आप कन्विंस करते हैं, कैसे समझाते हैं? मैंने बताया, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और मुझे केवल जो बीजेपी में है उसी का भला नहीं करना, मुझे पूरे समाज को साथ लेके चलना है। और इसलिए पूरे समाज के लोग आते हैं, सब लोग आते हैं, और कहीं मेरी कोई आवश्यकता होती है तो या कहीं पर सामान्य रूप से लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं। और मेरा सौभाग्य यह है कि सरकारी उत्तराखंड में हूँ, अधिकारी उत्तर प्रदेश में हूँ, महाराष्ट्र में हूँ, दिल्ली में हूँ, तो अपनी समस्या के लेके आते हैं तो मैं फोन करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि अधिकांश अधिकारी या मंत्री बात सुन लेते हैं, उनकी छोटी मोटी समस्याएं हल हो जाती हैं। सर वो बात अधूरी रह गई थी, आपने कहा लोग आते हैं आपके पास, आप फोन करते हैं, ज्यादातर काम हो जाते हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सत्ता का एक केंद्र आपको माना जाता है हमेशा ही। नहीं, मैं सत्ता का केंद्र नहीं हूँ। अगर आप ये कहें कि सेवा के आप केंद्र हैं तो थोड़ा बहुत 10% बात को मैं मान लूंगा, 100% नहीं मानूंगा। लेकिन अगर आप कहें कि भगत दा आप सेवा के केंद्र हो तो मैं मान लूंगा 10% की आपकी बात सही है। जहाँ तक सत्ता का है उससे मेरा
कोई नाता नहीं। सर बस आखिरी सवाल है मेरे, 3-4 छोटे छोटे। ज्यादा बेहतर काम किसका रहा है जब 2007 से 2012 तक बीजेपी थी? खंडूड़ी जी का कार्यकाल बेहतर था या निशंक जी का कार्यकाल बेहतर था? देखिए, मैं अभी इन विषयों पर इतने मीडिया में लोग हैं और इतने समीक्षक लोग हैं, कॉलमनिस्ट हैं, ये काम उनका है। वो जो आँख कान होते हैं समाज की, राजनीति की, वो हमारे इस डेमोक्रेसी में फोर्थ स्टेट का काम है। तो इसलिए वो इसका अच्छा उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि मैं स्वयं ही राजनीति में रहा हूँ और इसलिए नाते से मैं अपना इसमें कमेंट करूँगा तो वो कमेंट कभी भी ठीक नहीं माना जाएगा। वो काम केवल और केवल हमारे जो निष्पक्ष रूप से देख रहे हैं, पत्रकार हो, कोई मीडिया वाले हो, कोई कॉलमनिस्ट हो, विश्लेषक हो, ये जो PhD लोग करा करते हैं, ये उनका काम है कि भाई इस पर जांचें, देखें क्या है। यही काम में मेरे ज़िम्मे थोड़ी रह गया है। मेरे ज़िम्मे तो आज एक ही काम है, सामाजिक समरसता और उत्तराखंड आत्मनिर्भर। ज्यादा खराब काम किसने किया था, हरीश रावत ने या विजय बहुगुणा ने 2012 से 2017 तक? देखो भाई, जो भी काम करता है वो यही समझ के करता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, और अच्छा किया या खराब किया उसकी जो दंड देने वाली, उसकी इनाम देने वाली, वो न आप हैं न मैं हूँ, वो उत्तराखंड की जनता है, भारत की जनता है। इसलिए वो उस जनता जनार्दन के पास जाओ और उनसे पूछो तो वही उत्तर देती है। ज्यादा चैलेंज किससे है पार्टी को, बीजेपी को? अब आप बाहर से देख रहे हैं तस्वीर, हरीश रावत से ज्यादा खतरा बीजेपी को होता है बतौर कांग्रेस लीडर, अपोजिशन लीडर, या गणेश गोदियाल से? ये तो आप बीजेपी के लोगों से पूछिए, और मेरा काम नहीं रहा। समीक्षक के नाते बताइए। नहीं, अभी मेरा काम नहीं रहा कि खतरा क्यों होगा। खतरा है वो तो आजकल तो ये है कि आप जानते हैं कि कांग्रेस क्यों खत्म हो गई है, क्योंकि खतरा उन लोगों को, आपस में ही खतरा उन लोगों को है। और कांग्रेस अगर आपसी इस खतरे से दूर हो जाए तो मैं सोचता कुछ भला हो, एक तगड़ी विरोधी पार्टी रहेगी तो प्रजातंत्र में अच्छा रहता है। पर चूँकि वो एक दूसरे से खतरे में लगे रहते हैं, उस खतरे के कारण से जो है आगे बढ़ नहीं पाते, फिर मजबूरन दोष देंगे, हाँ बीजेपी ये कर रही, फलां कर रही, फलां कर रही। इसलिए खतरा ऐसा मैं नहीं मानता इन विषयों को। और ये एक बार तारकेश्वरी सिन्हा बहुत अच्छा बोलती थी संसद में, कांग्रेस में, तो जब उसके 2 टुकड़े 69 में, तो उसने एक शेर बोला था, मैं उसका पहला भाग याद नहीं मुझे, तो उसका अगला भाग याद खड़ी है उसकी शेर की। इस घर को आग लगी घर के चिराग से, तो अगर किसी के घर में घर के चिराग से आग लगी तो मैं काहे को बोला उसके लिए। चलिए सर, बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो भगत सिंह कोश्यारी साहब से एक लंबी चर्चा हमारी हुई। कई सवाल थे जिनका सीधा जवाब कोश्यारी साहब ने दिया, कई सवाल थे जिनको वो टाल गए एक मंझे हुए राजनीतिक व्यक्ति की तरह। सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनमोहन जी, आप अच्छे रहें और आपका ये चैनल आगे बढ़ता जाए, आपको बहुत धन्यवाद। और अगले किसी विशेष इंटरव्यू में, इस सीरीज में आपके सामने हम फिर हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।